देखिए, द थर्ड क्वेश्चन सेज कि ओल्गा राइट्स अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स। तो ओल्गा ने 5 नंबरों की एक लिस्ट लिखी। तो चलो हम जरा ऐसे करते हैं कि एक इस तरह से 5 बॉक्सेस में इसको हम अलाइन कर देते हैं। ठीक है जी। तो सपोज उसने ऐसे 5 नंबर्स की एक लिस्ट बनाई। तो इफ यू वांट टू राइट इट बॉक्स फॉर्म में ये भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हो कि जी सपोज ये उसने 5 नंबर्स की एक लिस्ट बनाई, तो आप 5 ब्लैंक स्पेसेस अपने लिए ऐसे क्रिएट कर लो। अब सवाल देखिए, बड़ा ये काफी सारी छोटी छोटी चीजें you're being टेस्टेड इन दिस। वो कह रहे हैं द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज 12। बच्चों ये बात करके ना उसने आपको एक पैटर्न या फ्लो बता दिया है कि मीडियन, आपको याद है स्टेटिस्टिक्स में मीडियन हमेशा कहा जाता था किसको? मीडियन का वर्ड स्टूड फॉर द मिडल वैल्यू। मीडियन याद है, जब ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स, जब लिस्ट ऑफ नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है तो फिर मीडियन हमेशा सबसे मिडल में जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे लिस्ट के अंदर मीडियन जो है दैट इज 12। देखिए आप इसको गौर करो, द मीडियन इज 12। तो अगर मीडियन 12 है एंड दीज आर 5 लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, तो इसका मतलब है 2 ऑन दिस साइड एंड 2 ऑन दिस साइड मिडल वैल्यू, तो फिर ये नहीं बनती। दैट मीन्स कि वो इस मिडल वैल्यू को 12 कहना चाह रहे हैं। तो मैं मिडल वैल्यू यानी मीडियन को तो यहां पर इस जगह पर ले आऊंगा, बिकॉज द मीडियन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल वैल्यू। अब एक चीज और आप रिकॉल करो कि जब आप मीडियन को मिडल में लोकेट कर रहे हो तो मीडियन की खातिर याद है टर्म्स मस्ट बी अरेंज्ड। ये जो आप इस तरह की फॉर्मेशन मीडियन के लिए निकालते हो स्टेटिस्टिक्स में, याद है ये बात कि ये आपको एक रिकॉल दे रहा हूं कि टर्म्स जो हैं दे मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि यू हैव टू अरेंज द टर्म्स फ्रॉम स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यू। रिमेंबर, ये चीज हमने सीखी थी कि जब आप इस तरह सिंगल डेटा को, ऐसे मीडियन का जिक्र आता था, और ये याद है इस तरह के हम डेटा टर्म्स को जब अलाइन करते थे तो हमेशा मीडियन को मिडल में रखने का मतलब ये है कि टर्म्स मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलर टू बिगर वैल्यू। इफ यू डू नॉट अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर तो फिर मीडियन को लोकेट करना गलत होता है। तो इफ यू से कि ये 12 मीडियन है, तो पहली बात तो ये कि मीडियन मींस द मिडल वैल्यू। तो इफ देयर आर 5 नंबर्स का लिस्ट तो फिर 12 शुड स्टैंड इन द मिडल। एंड इसका मिडल में होने का मतलब ये है कि टर्म्स को अब असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर अरेंज करना मस्ट है। दिस मीन्स कि देखिए ये जो 2 डिजिट्स होंगे, कैन यू टेल मी कि ये 2 डिजिट्स इस 12 से स्मॉलर वैल्यू के होंगे या लार्जर वैल्यू के? दे मस्ट बी स्मॉलर वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि असेंडिंग का मतलब ये है ना कि स्मॉलर टू बिगर जान। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपकी, दीज 2 वैल्यूज दे मस्ट बी स्मॉलर, दे मस्ट बी स्मॉलर दैन 12। मीडियन से 2 स्मॉलर होने चाहिए। और इसके जो इधर राइट साइड पे 2 डिजिट्स होंगे दे मस्ट बी लार्जर या बिगर दैन 12। तो रिमेंबर कि ये लार्जर देन 12 होने चाहिए, और ये जो लेफ्ट पर पड़े हैं दोनों डिजिट्स ये स्मॉलर देन 12 हो, और ये दोनों डिजिट्स जो राइट पे आएंगे इसके, दीज बोथ डिजिट्स मस्ट बी लार्जर देन 12। तो ये मैं ना अपने आप को वैसे एक थॉरो रिकॉलिंग दे रहा हूं कि दीज 2 डिजिट्स दे मस्ट बी स्मॉलर। तो जस्ट फॉर रिकॉल मैं यहाँ लिख लेता हूं अपने लिए कि दे मस्ट बी स्मॉलर देन 12, द मीडियन। एंड दीज 2 डिजिट्स व्हिच विल लाई ऑन द राइट साइड दे मस्ट बी लार्जर और बिगर दैन 12। बिकॉज सी आपने मीडियन का जिक्र करके बात ही खत्म कर दी कि मीडियन मींस द मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू में फिर सारी टर्म्स ऐसे अरेंज्ड हों कि फिर टर्म्स मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारी बातें खुद को आपने रिकॉल देना था। बट अब वो कहता है कि द मोड ऑफ द नंबर्स इज 11। टेल मी बच्चों कि मोड किस चीज को कहा जाता था? रिमेंबर द वर्ड मोड मींस मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर। हमने वैसे एक लफ्ज इसका बनाया था, मोड में मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर। तो वो कहना चाह रहा है कि मोस्ट अकरिंग डिजिट इज 11। अब मुझे बताएं 11 12 से छोटा है?
तो ऑब्वियसली लाए तो कुछ इन दो बॉक्सेस में ही करेगा, क्योंकि इस तरफ स्मॉलर देन 12 फिगर्स पड़े हुए। बट मोड 11 होने का मतलब है कि एक 11 तो चलो यहां लगा दिया आप, बट मोस्ट अकरिंग का मतलब है कि फिर देखो कम से कम 11 को फिर एटलीस्ट कितने टाइम्स रिपीट करना चाहिए कि मोड 11 ही लगे। तो एटलीस्ट 11 शुड रिपीट ट्वाइस। देखिए 11 शुड रिपीट ट्वाइस, तभी दिस इस पूरे डेटा में 11 विल एक्ट एज द मोड, यानी द मोस्ट अकरिंग डिजिट। तो एक तो मोड वो कह रहा है 11 है, यानी मोस्ट अकरिंग डिजिट 11 है, सबसे ज्यादा दफा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 11 रिपीट हुआ है। तो 11 को फिर कम से कम 2 दफा तो होना चाहिए, और वो 12 से चूंकि स्मॉलर ही है, तो फिर ये दोनों डैशेस, ये दोनों डैशेस आपके किस से फिलअप हो रहे हैं? 11 से फिलअप होंगे। अब तीसरी बात देखो, उसने कहा द रेंज ऑफ द नंबर्स इज 10। वो कह रहा है कि इन नंबरों का जो रेंज है वो 10 है। तो इन नंबर्स का अगर आप रेंज देखते हो, तो रेंज मैंने आपको एक बात बताई थी, डू यू रिमेंबर दिस वर्ड रेंज? एक वर्ड हमने पढ़ा था कि रेंज का मतलब होता है, सी रेंज की बात को जरा आप रिकॉल करिए कि रेंज का वर्ड स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू माइनस, it is basically range is the difference between, range is the difference between the maximum value and the minimum value। तो रेंज जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है। तो वो कह रहा है कि इस वक्त आपकी जो रेंज की वैल्यू है, देखिए वो कह रहा है द रेंज इज 10। तो इसका मतलब है कि मैं रेंज की जगह अब 10 लिख दूंगा, और मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए इसका मतलब है कि ये अब इस डेटा में दिस इज गोइंग टू एक्ट, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, और यहां जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। अब रेंज कहते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू और इस मिनिमम वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होता है। अब वो कह रहा है कि इस मैक्सिमम और इस वैल्यू का जो आपस में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 10, यानी रेंज 10 है। तो मैं यूं कर लेता हूं कि रेंज की जगह 10 लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू देखो अभी हमें मालूम नहीं है, वी हैव टू फाइंड दिस कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो लेट मी कीप दिस एज x। तो मैक्सिमम वैल्यू x है, माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू हमें इधर 11 नजर आ रही है, तो इसका मतलब है x माइनस 11। तो माइनस 11 इस पार आके क्या हो जाएगा? 10 प्लस 11 विच इज इक्वल टू x। तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 21। तो x आपके पास 21 आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो आ रहा है फिगर, ये जो फिगर आ रहा है इसको, दिस इज गोइंग टू बी, तो वी कैन सी दिस के x आपके पास 21 है, यानी दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, इस पूरे लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू 21 थी। तभी तो देखो ना, 21 माइनस 11 करेंगे तो क्या इसकी रेंज वाकई 10 नहीं आती? तो रेंज भी ठीक निकल आई। अब ये देखो, आउट ऑफ दीज 1 2 3 4 5 नंबर्स, वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस नंबर। बट अब ये नंबर आएगा इस वाली बात से कि द सम ऑफ द नंबर्स कहता है इज 75। आप सबको पता है बच्चों कि दिस वर्ड सम मींस के वी विल व्हाट, वी विल प्लस या विल ऐड द नंबर्स। अब जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास इस नंबर को मैं y कह लेता हूं। तो अगर आप इन सारे नंबरों को ऐड करें, इन सारे नंबर्स को आप ऐड करें, तो ये आपके पास आता है 11 प्लस 11 प्लस 12 प्लस y प्लस 21 इक्वल टू 75। तो देखिए इन सारे डिजिट्स को इफ यू ऐड अप, वो कह रहा है इनका सम 75 है। So I added all of these and their sum is equal to 75. Now, since it's paper 1 and we don't have the calculators की option इसमें, तो what we can do is कि इन सारे digits को ना हम पहले साइड पे जाके ऐड कर लेते। तो देखिए यहाँ से ये 11 plus 11 plus 12 and plus 21. If I add these numbers, so this is going to be 1, see 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, तो ये 5 आ जाएगा। एंड देन दिस इज 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 एंड 2 5, तो ये आपके पास आ गया 55। तो व्हाट वी कैन डू इज कि अब देखिए 55 प्लस y,
is equal to 75. Now y equal to 75 minus 55, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। तो इस y की वैल्यू अगर 20 है तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू हमने ये निकाली है दिस इज बेसिकली 20 इन दिस केस। तो अब देखिए हमने लिस्ट फाइंड करनी थी ना, उससे कहा था फाइंड द 5 नंबर्स इन ऑल्गाज लिस्ट। तो ये लिस्ट में जो 5 नंबर्स हैं ये सारे आपके पास यूं आ गए। तो इसका मतलब है कि पहला नंबर 11 है, दूसरा 11 है, देन वी हैव 12, देन वी हैव 20, देन वी हैव 21। तो सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन डिटेल, एक वैसे काउंटर चेकिंग्स भी देखें। तो सी व्हेन ही सेड द मीडियन इज 12, तो इट मींस द मिडिल वैल्यू वाज 12। मिडिल में 12 आ गया तो इस तरफ दोनों स्मॉलर वैल्यूज होनी चाहिए एंड इस तरफ दोनों लार्जर होनी चाहिए, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन का जिक्र आए तो इसका मतलब है टर्म्स मस्ट वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर। फिर इट सेड द मोड इज 11, यानी मोस्ट अकरिंग डिजिट 11 है, तो मतलब 11 कम से कम 12 से छोटा है बट 2 बार रिपीट होगा। और फिर कहता है द रेंज ऑफ द नंबर्स इज 10। तो अब इनका जो रेंज है वो 10 है, तो यानी इन नंबर्स की रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस जो है वाकई 10 ही आ रहा है। और सम ऑफ 75, तो एक क्विक चेक मार के देखो, 11 प्लस 11 इज 22, 22 प्लस 12 इज गोइंग टू बी, इसको आप यानी सारे नंबर्स को, तो जवाब इन सब का काउंटर चेक करके देखा जा सकता है। काउंटर चेकिंग बच्चों मैंने कहा था, याद है कि लाजमन कर लेनी चाहिए। इस एग्जाम में आपको प्रैक्टिस के दौरान ये 1 मार्क पर मिनट की स्पीड पे चलना था। तो इफ यू लुक ओवर हियर इन योर आंसर मार्क स्कीम, तो 11, 11, 12, 20 एंड 21, तो हमारा भी जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही निकल के आ रहा है। तो जो कहते हैं कि द टेबल शोज द हाइट्स ऑफ 180 फ्लावर्स। देखिए आपको इस टेबल में ना हाइट्स दिखाई हुई हैं 180 फ्लावर्स। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होती है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एफ को। तो मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी के इन वैल्यूज को ऐड अप करके देखें तो इसका जवाब हमेशा इस 180 के इक्वली आएगा। यू कैन इवन चेक 28 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 24, तो आपको ये जवाब सिग्मा एफ का 180 सनफ्लावर्स, तो ये आपको 180 सनफ्लावर्स का ही एक टाइटल इस तरह से दे रहा। ठीक है, अब सवाल ये था उसका जी कि आपने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम। आपको बच्चों याद आ रहा है कि हिस्टोग्राम जब हम बनाते थे तो आई टोल्ड यू टू चेक वन थिंग, कि अगर उस उन ग्रुप्स की, अब देखिए वो कहना ये चाह रहा है कि those there were 28 sunflowers out of 180 sunflowers. There were 28 sunflowers who had a height between 100 to 120 centimeters. 60 sunflowers out of 180 sunflowers ऐसे थे who had a height between 120 and 140 cm. तो पहले टेबल को समझा करो जरा। 68 sunflowers out of 180 sunflowers ऐसे थे who had a height between 140 and 150 cm. 24 sunflowers out of 180 sunflowers were such who had a height between 150 and 160. Now keeping this in mind, मैंने आपको एक बात बताई थी यार बिफोर प्रोसीडिंग कि यार आप इसका जब हिस्टोग्राम बनाते हो तो आपको एक कॉलम इधर ऐड करना चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि किस नाम से था याद है? यू यूज टू ऐड एक्स्ट्रा कॉलम्स इसी टेबल के साथ। एग्जाम में भी ना आपने एक्स्ट्रा कॉलम्स इसी टेबल के साथ क्रिएट करना है। यहाँ पे वो कॉलम हुआ करता था CW, यानी क्लास विड्थ का। याद आया कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना ग्रुप डेटा में, देखो अब ये सिंगल डेटा नहीं है, ये पूरा पूरा ग्रुप या क्लास इंटरवल। इसमें याद है ये लोअर क्लास लिमिट होती थी और ये अपर क्लास लिमिट होती थी। क्लास विड्थ हमें बताता है कि वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट करना है। बाय द वे एक और इशारा भी यहाँ दिया हुआ है, इसने पहले से ही प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की हुई है,
तो अगर वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉटेड है तो इसका मतलब ये कोई अनइक्वल क्लास विड्थ वाला डेटा है। तो जरा इसकी क्लास विड्थ देखते हैं। सी क्लास विड्थ का सिंपल फॉर्मूला था 120 माइनस 100, तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी। फिर 140 माइनस 120, ये भी आपके पास 20 आ गई। फिर आप देखिए कि यहाँ पे 150 माइनस 140, तो ये आपके पास 10 आ गई। फिर 160 माइनस 150, ये आपके पास 10 आ गई। तो क्लास विड्थ जो है वो आपके पास ऐसे करके यूं 10 ऐसे आ रहे। आप जरा गौर करो कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। रिमेंबर, क्लास विड्थ की वैल्यूज अगर इक्वल ना हो, क्लास विड्थ तब देखो ना, यहाँ 20 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है। क्लास विड्थ की वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो फिर वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को प्लॉट नहीं करना। याद आ रही है वो बात? अगर बच्चों देखो ये क्लास विड्थ सारी बराबर होती, ऑल क्लास विड्थ्स वुड हैव बीन द सेम, तो फिर तो आप वाई एक्सिस पे सिंपली इन फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को ही हाइट, उस बार की हाइट के फ्रीक्वेंसी से ही शो करते हैं। लेकिन अगर क्लास विड्थ जैसे यहां दिख रहा है, दे आर नॉट इक्वल, तो फिर आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को फिर प्लॉट नहीं करोगे, बल्कि एक और वैल्यू होती है जिसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कहा जाता है वर्ड। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ करने से। तो अब देखो, अगर मुझे इस जगह की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए तो मैं 28 को डिवाइड बाय 20 करूंगा। फ्रीक्वेंसी इसकी 28 है और क्लास विड्थ 20 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 28/20। अब देखो 28/20 का जवाब हम साइड पे जाके, क्योंकि P1 है हमारे पास, कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो 28/20 को मैं करता हूँ 2 14 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, तो 14/10 वुड बी 1.4। ये तो पता है ना कि 14/10 आ जाएगा आपके पास, 0 इससे ब्लॉक हो जाएगा, 1 डॉट कर देगा तो 1.4। इसका मतलब है अब वाई एक्सिस पे आप 1.4 प्लॉट करोगे। बाय द वे, इसने ना एक पहला वाला तो बार आपको बना के देखो, ये दिया हुआ है जिसकी ये 1.4 भी है जो निकल रही थी, तो कंफर्मेशन होगी, चलें अच्छी बात है। टेबल कंप्लीट करना तो आपको आना ही चाहिए। अब इसी तरह आप इसमें देखोगे कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 60 अपॉन क्लास विड्थ है 20, तो ये आप कर दोगे जब इसे 60/20, तो ये आएगा आपके पास, 0 से 0 कट हो गए, 2 1s are 2 3s are, तो ये 3 की वो आ जाएगी। फिर आप देखो कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी 68 है और क्लास विड्थ 10 है, तो 68/10 विल बी 6.8, ये इसकी क्लास विड्थ आ जाएगी। फिर 24/10 है, तो ये 24/10 वुड बी 2.4, ये आपके पास ऐसे आ जाएगी। तो अब यहां तक जब आपने चीजों को देखा तो इनकी वैल्यूज को अब हमने करना यह है कि वी हैव टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम को जब आप कंप्लीट करते हो तो क्या किया जाए? हिस्टोग्राम हमने इसका ये बनाना है बच्चों, देखिएगा कि वाई एक्सिस पे, देखिए वाई एक्सिस पे वी हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे हमने हाइट को प्लॉट करना। तो जरा गौर करो, आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे तो चलो अब हमने देखना है कि 100 से 120 तक जाना है। देखिए 100 से 120 तक जाना है, और अब वाई एक्सिस पे 1.4 जितना हाइट राइज कराना। तो देखिए ये 1.4 ही नहीं है ईच बॉक्स। जरा गौर करो ना बच्चों के, ये देखो 1, इफ आई क्लोज दिस एंड शो इट टू यू, तो देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो अगर 5 डिविजन्स रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो फिर एक छोटा डिवीजन, देखिए ना, 5 डिविजन्स रिप्रेजेंट वाई एक्सिस पे देखो 1 यूनिट, तो एक निशान छोटे वाला, फिर ये कितने को करेगा, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 1 1s are 1,
x would be 1/5, तो ये आता है 0.2। इसका मतलब है y एक्सिस के ऊपर ये ईच निशान 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.82। तो मैं इसको लिख भी लेता हूं इधर अपनी हेल्प के लिए कि y एक्सिस पे ईच निशान 0.2 है। नाउ करते ही हैं कि देखिए अब आपने इसको प्लॉट करना है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि देखिए 100 से 120 तक जाना था और हाइट 1.4 देनी थी। तो 100 से 120 तक जाना था और हाइट 1.4 आपने ऐसे इसको दे दी। तो ये इधर से पहला बार ये बन गया। तो सपोज अगर ये ना दिया होता तो आप ऐसे ही बनाते। फिर जरा चेक करो दूसरा वाला। अब 120 से 140 तक जाना है और 3 का राइज देना है। 120 से 140 तक जाना है और 3 का राइज देना है। तो देखो अब इसको मैं ग्राफ पे कैसे दिखाऊंगा। तो 120 से 140 तक तो सी और राइज देना है 3 का। तो मैं इसको इधर तक यूं ले जाता हूं, ठीक है। 120 से 140 और ये आपके पास 3 का राइज, ऐसे करके इसको हम यूं दे देंगे। तो 120 से 140 तक का ये राइज आ जाएगा 3 का। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट था कि अब 140 से 150 जाना है और 6.8 का राइज देना है। तो 140 से 150 और 6.8 का राइज। तो 6.8 का राइज किधर तक आएगा? सी दिस इज 6, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8। तो 140 से 150 तक 6.8 का राइज यही बनता है ना। तो एग्जैक्ट फिगर्स आपके यूं आ रहे हैं। तो देखिए इसलिए ना दीज ऑनलाइन क्लासेस ऑफ या ये रिकॉर्डिंग्स बड़ी हेल्पफुल होती हैं कि क्लोज अप व्यू में सवाल आपके सामने होगा तो सारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो ये सब हमने किया हुआ भी था। अब 150 से 160 जाना है और 2.4 राइज देना है। तो 150 से 160 2.4 का राइज। जरा देखिएगा 2.4 ना इधर बनता है ये। इफ आई क्लोज दिस लिटिल तो देखिए ये 2 है, ये 2.2, ये 2.4। तो यहां से इस लेवल में यहां मैं बनाऊंगा इसको। तो 2.4 का मतलब है मैं 2 से 2 बॉक्सेस ऊपर। तो 140 से 160 ये इसका हिस्टोग्राम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, जब बताया था ना कि क्लास विड्थ जो हैं वो अगर अनइक्वल हों तो फिर आप वाई एक्सिस पे फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज खाली प्लॉट नहीं करते बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यूज प्लॉट करते हो। तो एक एडिशनल कॉलम यहाँ बनाना पड़ता है। तो फिर आप देखते हो जी इधर से इधर तक जाना है, इतना राइज करना है, फिर इधर से इधर तक जाना है, इतना राइज करना है, इतने से इतने तक जाके इतना राइज करना है, इतने से इतने तक जाके इतना राइज करना है। तो आपके पास एक एग्जैक्ट वो बन जाता है। अच्छा, ये चीज जब आपने देखिए कर ली फॉर 3 मार्क्स, तो इफ यू लुक बैक तो आपको ये आंसर्स कुछ इसने शायद शक्ल बना के भी दिखाई हो। अच्छा नहीं बोला हुआ, सिर्फ करेक्ट हिस्टोग्राम आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी। ये देखो 120 से कहता है 140 वाले बार की हाइट 3 होनी चाहिए, 140 से 150 वाले की हाइट 6.8 होनी चाहिए और 150 से 160 वाले की हाइट 2.4 होनी चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो मतलब किसी का अगर डायरेक्ट उधर से इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो ना कि करेक्ट हिस्टोग्राम बना हुआ हो या करेक्ट ग्राफ, तो आगे इस एक्सप्लेनेशनों से देख लो। तो मेरी हाइट्स बिल्कुल सही निकल रही हैं, यही आंसर्स इसके आने चाहिए थे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी मेरी करेक्ट करेक्ट आ रही है जो ऊपर लिखकर टेबल में किया था। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे जी कि एट मिड डे द टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस, एट मिड नाइट द टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेल्सियस लोअर। तो वो कहता है फाइंड द टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो बड़ी सीधी सी बात है कि देखिए वो कहता है कि मिड डे पे टेम्परेचर कितना था। अब इसकी वर्किंग देखिए आप यूं दिखाएं कि मिड डे पे टेम्परेचर कहता है कि जी 8 डिग्री सेल्सियस था, यानी मिड डे पे दिन के दरमियान में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो कहता है कि एट मिड नाइट द टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेल्सियस लोअर। लोअर फ्रॉम व्हाट?
इस 8 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री कहता है लोअर है। तो मुझे ये बताइए कि लोअर में हमें क्या करना चाहिए फिर? लोअर में क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए कि 8 डिग्री से 12 डिग्री लोअर? देखो यार, ये जो टेम्परेचर के सवालात होते हैं, आप इनको नंबर लाइन पे जो है ना वो करके देखा करो। तो अगर आपका मिड डे पे 8 डिग्री सेल्सियस है तो 12 डिग्री लोअर का मतलब है कि आप 12 डिग्री सेल्सियस पीछे जाएंगे। तो 12 डिग्री सेल्सियस जब आप बैक पे जाओगे इधर से, तो जाहिर है कि 12 डिग्री सेल्सियस लोअर का मतलब है कि अब मिडनाइट पे यहाँ टेम्परेचर कितना आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सा बताया गया था कि देखिए 8 डिग्री सेल्सियस में से 12 डिग्री सेल्सियस आप माइनस करोगे, तो इसको हम वर्किंग में यूं दिखाएंगे कि दिस इज 8 माइनस 12। तो 8 माइनस 12 में आपको याद है ना कि इसका जवाब फिर -4 डिग्री सेल्सियस ये आएगा, यानी देखिए -4। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिए कि डैश पे आपने देखना है गौर से कि यूनिट पहले से गिवन है कि नहीं। अगर यूनिट पहले से गिवन है तो फिर आपने उसके साथ इस तरह दोबारा नहीं लिख देना कहीं। इस पे मार्क्स कटते हैं। अगर आप -4 और डिग्री सेल्सियस तो ये तो 2 दफा रिपीट हो जाएगा, इस पे वो मार्क काट देता है कई दफा। तो आपने गौर से देखना है, अगर यूनिट पहले से दिया हुआ है तो फिर तो सिर्फ -4 लिखो, डिग्री सेल्सियस खुद इसमें आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जरा जहन में रखिए। लेकिन अगर आप ये करते हो कि इधर ये यूनिट ना दिया होता तो फिर इसको यूनिटलेस नहीं लिखना, फिर पूरा लिखना था 7 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर होगी सबको? तो अब देखिए इसका, चलो साथ साथ मैं तो अब चूंकि आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं साथ साथ जरा आपको पार्ट्स चेक कराता जाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर होता रहे कि यार इसका जवाब अब देखो -4 डिग्री सेल्सियस ये जवाब आ रहा है। ठीक है जी? अच्छा, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कहता है शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक। कहता है शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक। जी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो पिछला पार्ट देखिए आप, बिल्कुल सही है। अब ये तो काफी इजी था कि जी 8 डिग्रीज में से 12 माइनस करना है। ये मैं सिर्फ नंबर लाइन देखिए इसलिए बना रहा था कि आपको क्लियर हो कि यार 8 डिग्री दिन के टाइम था और इसमें से 12 डिग्री लोअर का मतलब है लेफ्ट पे जाना। तो 8 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है जी? जी बिल्कुल आ रहा हूँ। अब जरा देखिए उसने कहा, अब ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट, अगर भूल रहा है स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर तो वो देखिए अभी भी यूट्यूब पे अपलोडेड ही है। आप उसको एक बार जरा 8:2 की स्पीड पे लगा के क्विक सा रिकॉल बातों का सोच सकते हो। तो वीडियो लेक्चर्स का बहुत फायदा आपको अब समझ में आएगा कि यार चलो एक रिवीजन रेफरेंस के लिए भी एक चीज पड़ी हुई है हमारे पास। लेकिन आई एम होपिंग कि आप लोगों ने उसके जब अंडरस्टैंडिंग की थी तो उस वक्त प्रॉपर नोट्स और ईमानदारी से आपने बनाए भी थे, कॉन्सेप्ट को समझा भी था। काफी इजी सा वो जो है ना चैप्टर्स होंगे। लिंक जी रोज की क्लास का एक ही है, लिंक एक ही क्लास जैसे कल था वो फिक्स लिंक है, उसको जरा सेव्ड रखें। नहीं क्लास तो रोज होगी ना, अब आपको ये तो पता होना चाहिए। और वो मैसेज भी व्हाट्सएप पे किया हुआ है, जरा उसको भी देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा अब देखिए वो कहता है जी शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक। तो शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक। वो कहता है फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। अच्छा बच्चों, आपको मैंने एक बात बताई थी कि मीडियन हो, मोड हो या मीन हो, आपने हमेशा डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। याद है, मेनली मीडियन के लिए हमें यह करना पड़ता है। आप सबको सिंगल डाटा स्टेटिस्टिक्स का याद आ रहा है? उसमें याद है सबसे पहले इस पूरे डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना। ठीक है जी? जी जी अवेलेबल है जी, ईयरलीज जिसने ऑर्डर किया था और नहीं लिए वो जरा कलेक्ट कर लीजिएगा प्लीज।
जी पेपर्स सारे मैं व्हाट्सएप पे देखिए रोज का टास्क कल से भेज रहा हूँ कि रोज आपने एक मैथ्स का, एक फिजिक्स थ्योरी और एक केमिस्ट्री थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के पेपर्स पहले आएंगे, तो ये आपने रोज के दिन ये तीनों पेपर्स करके उनको मार्किंग स्कीम से चेक करके अपने आप को ग्रेड और मार्क अवार्ड करना। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपने कहता है शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक, फाइंड द मीडियन। अब मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू, ठीक है जी, मीडियन हम मिडिल वैल्यू को कहते हैं। आप बच्चों व्हाट्सएप को फॉलो करते जाइए, जो जो मैं कह रहा हूं आप उस तरह करें, अभी जितने पेपर्स कह रहा हूं सिर्फ वो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाइए जरा सारे। तो अब देखो वो कहता है कि आपने मीडियन तलाश करना, तो मीडियन मिडिल वैल्यू है, तो पहले तो इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि आपने स्मॉल टू बिग पहले जाना। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है? देखिए अगर आप इसको इस तरह आप ओरली नहीं जज कर पाते हो ना, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लेस करते जाओ। अब देखो नंबर लाइन पे ये मिसाल के तौर पे अगर सपोज ये 0 है, ठीक है जी, तो आप इसमें देखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, या चले हम इनको अलाइनमेंट खुद ही सीक्वेंस में करते जाते हैं। तो ये 5 जो है जाहिर है यहाँ कहीं आएगा, ये 2 जो है ये इधर कहीं आ जाएगा, -1 जो है ये यहाँ आ जाएगा, -7 इधर आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, 5 जो है दोबारा इधर ही आ रहा है, दो ही 5 दिए हुए थे, और फिर -5 जो है वो इधर कहीं आएगा, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले तो इस डेटा को उस ऑर्डर में असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे -7, ठीक है जी, फिर -5, फिर -2, -1, 0, सॉरी 0 तो गिवन नहीं था, ये मैं बीच में से हटा दूंगा जी, ठीक है। तो अब गौर करें कि ये इसमें से देखो आपके पास -7 हो गया, तो जो जो होता जाए उसको हम कट करते जाएंगे। -5 हो गया, माइनस -2 कट निकल गया हुआ है, -1 हो गया हुआ है, और अब अगला डिजिट जो है वो 2 आता है, बिल्कुल सही है, 2 आ गया, ये 2 भी कट गया, और उसके बाद ये दो 5s हैं, तो दोनों 5s को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, दोनों 5s को मेंशन यूं करना। अच्छा अब मुझे एक बात जरा रिकॉल करवाइए, मीडियन का मतलब था इन सारी वैल्यूज का मिडल, ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज का मिडल जो है, अब जरा एक मिनट सुनो जी। अब जरा बच्चों देखिए, तो सारा डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मीडियन कहते थे मिडिल वैल्यू। अच्छा अब मिडिल वैल्यू को हमने किस तरह से करना है जरा ये देखिए। अब मुझे एक बात बताएं, देखिए मीडियन ढूंढने का, आपको याद है बच्चों स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको इस तरह की एग्जांपल्स कराई नहीं है। इस डाटा को हमेशा हम कहते होते थे दिस इज कॉल्ड सिंगल डेटा। अब ये जो मैं इस ये लेजर राइटिंग में ये लिख रहा हूं ना, ये मैं आपको रिकॉल्स एक क्विक सा बीच में साथ पूरा उसका दूंगा। तो इस सारे डेटा को पहले तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े। तो -7 सबसे छोटा है, वो इधर आ गया, फिर -5 वो इधर आ गया, फिर उसके बाद तो इस तरह करते करते ना हमने छोटे से बड़े की तरफ डेटा अरेंज कर दिया। अब करना ये है कि आपने एक डिजिट इधर से कट करना है, और एक डिजिट याद है इस साइड से कट करते, फिर एक डिजिट इधर से, एक डिजिट इधर से कट होता जा, फिर एक डिजिट इधर से, एक डिजिट इधर से। तो अब देखो 3 डिजिट्स इस तरफ कट गए, 3 डिजिट्स इस तरफ कट गए, तो दरमियान में आपके पास जो भी वैल्यू बचे, दिस इज कॉल्ड द मीडियन वैल्यू। तो इस डेटा का देखिए यहां से ये, तो ये कटिंग आप बेशक एग्जामिनर को भी यूं शो करें कि उसे पता हो कि यार आपने ये कैसे निकाल। तो ये आपका दरमियान में -1, नहीं बेहतर ये होता है हमेशा फंसी के इसको
स्मॉल टू बिग लिखें, बिग टू स्मॉल ना लिखें। तो स्मॉल टू बिग में इसको डालो तो यहाँ पे आपके पास ये -1 इसका मीडियन आ जाएगा। तो आपने इधर सिर्फ ये लिखना है -1, क्योंकि डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इसमें दिया हुआ। फॉर्मूला भी ठीक है, बट बेहतर ये होता है इसमें कि आप सिंगल डेटा को बेस्ट है कि इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉल टू बिग लिखें, और फिर इधर से एक डिजिट यूं काटा है, एक इसके इक्वल, इसको काटा, इसको काटा, इसको काट, इसको काट, तो बीच में जो भी बचा हुआ आपका जवाब। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि अगर इधर दरमियान में एक वैल्यू ना बचती, मिसाल के तौर पे देखिए, आप अगर ऐसे कट करते जाते इसको 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 इसके साथ और इसको इसके साथ, ये भी एक रिकॉल दे रहा हूं, और दरमियान में आपके पास फर्ज करो फिर 2 वैल्यूज बचती, तो आप तब क्या करते जी? हमेशा मीडियन मिडिल डिजिट को कहते हैं। अब ये जो लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है फिर उन्होंने स्टेटिस्टिक्स में ये बात पढ़ी नहीं है। फिर ये सारा कुछ एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने उसमें दिया हुआ है। ये जाके अगर भूल रहा है तो उस जाके वीडियो लेक्चर से दोबारा रिवाइज भी उसको कर लें, ठीक है। तो अब ये आपके पास ऐसे करके -1 यूं मिडिल वैल्यू आ गई। मैं ये कह रहा था कि अगर काटते काटते सी एक इसके साथ एक इसके साथ, यानी इक्वल इक्वल काटते जाओ, अगर दरमियान में एक डिजिट नहीं बल्कि ऐसे 2 डिजिट्स बचते, तो फिर उन्हें ना काटते, हम उन्हें काट देते तो फिर तो बीच में कुछ भी ना बचता। तो बेस्ट ये था फिर अगर 2 डिजिट्स बच जाते हैं तो आप इन दोनों डिजिट्स को क्या करते, आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो जवाब आएगा वो मीडियन होगा। समझ आई? अब ये किया हुआ है हमने, ये सारा वो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स में ये बात बताई भी। आप एक डिजिट बच जाए तो भी बताया हुआ है वो वाला केस भी, और 2 डिजिट बच जाए वो वाला केस। अब फर्ज करो, देखो आप ये जब मेरे साथ ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हो, या आप वो जो ईयरली पेपर सारे मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करके लगाए हुए हैं, अगर आप वो मेरा सोल्यूशन देखते हुए आपको लग रहा है यार ये बात तो भूली हुई है, तो आप उस लेक्चर पे जाके या नोट्स में जाके उस चीज को एक दफा रिकॉल कर, पता लग जाएगा कि यार ये चीज कैसे की थी हम। तो ये आपके पास इसका मतलब है इसका मीडियन जो है -1, मिडल वैल्यू वो ये आ रही थी। तो देखिए वाकई में द मिडल वैल्यू इज -1 डिग्री सेल्सियस। अब जरा देखिए इसके सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड करो, फाइंड द रेंज। अच्छा, रेंज की बात मैंने आपको बताई थी कि रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला था मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जरा बताइए कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 5 डिग्रीज है और मिनिमम इसमें -7। तो मैक्सिमम अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, देखिए इसका हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था और लोएस्ट -7 डिग्री सेल्सियस था। तो आप फिर इसमें रेंज कैसे निकालोगे कि मैक्सिमम 5 डिग्रीज है माइनस मिनिमम कितना है, मिनिमम -7। तो ये 5 माइनस इंटू माइनस बिकम्स अ प्लस, तो 5 + 7 वुड बी 12 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका इसका मतलब है कि रेंज इसमें अगेन आपने इस तरह लिखनी है कि 12 लिख के डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी गिवन। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये 12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो दिस वुड बी, तो देखिए ये आपके पास 12 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके ये निकला है। 2 वाले क्वेश्चन में कहता है कि आशा आस्क्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट। कहता है द टेबल एंड पिक्टोग्राम शोज सम ऑफ द रिजल्ट्स। अच्छा, पिक्टोग्राम ना देखिए कोई निराली चीज नहीं है। पिक्टोग्राम में आपने पिक्चर्स के थ्रू काम को समझना है, ठीक? यानी देखिए वो कहता है कि द टेबल एंड द पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम यानी पिक्चर्स के जरिए स्टैट्स को रिप्रेजेंट करने को वो कहते हैं। अच्छा, पिक्टोग्राम में देखिए एक बड़ी सिंपल सी की है। वो कहता है कि ये की में
फुल सर्कल रिप्रेजेंट्स 4 पीपल। कहता है यानी 4, ये फुल सर्कल हो, अगर फुल सर्कल हो तो हर फुल सर्कल 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, कहता है कि आपने क्या करना है, कंप्लीट द टेबल एंड द पिक्टोग्राम। तो आपने टेबल और पिक्टोग्राम मुकम्मल करना है। मुझे ये बताएं, पहले तो जरा टेबल को मुकम्मल करते हैं। देखिए यार, बनाना के लोग जो है ना इधर मिसिंग है। आप ये देखिए कि बनाना के इधर कितने फुल सर्कल्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यूनिटरी लगाओ ना कि अगर एक फुल सर्कल 4 लोगों को कह रहा है तो ये 3 सर्कल्स कितने लोग होंगे, बताइए जरा। 3 सर्कल्स फिर कितने लोग होंगे। देखिए, अगर ये एक सर्कल की में बताया हुआ उसने कि एक सर्कल रिप्रेजेंट्स 4 पीपल, तो फिर बनाना के ये जो 3 फुल सर्कल्स हैं, इसका मतलब है कि देखो ना, ये इधर भी 4 लोग हैं, इधर भी 4 हैं और इधर भी 4। तो बनाना को टोटल फिर 12 लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सिमिलरली, अब मेलन्स का ये सेक्शन खाली है, तो आप देखो मेलन्स का इधर उसने एक फुल सर्कल दिया हुआ है और एक 3/4 ऑफ अ सर्कल। देखो इसमें सिर्फ एक पोर्शन मिसिंग है, तो 4 लोग तो ये हो गए, और इसके 4 के बजाय 1/4 मिसिंग है, तो टोटल 3 लोग हो गए ना। क्या ख्याल। तो फुल, ये 4 लोग फुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 3 क्वार्टर्स जो है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 + 3 = 7। इसका मतलब है कि मेलन्स 7 लोग जो है वो मेलन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा वो कहता है कि देखिए यहाँ पिक्चर से हमने टेबल फिल कर लिया। अब एप्पल वाले 8 लोग। अच्छा मुझे बताइए, अगर एप्पल के 8 लोग हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमने कितने सर्कल्स बनाने हैं। देखिए इसका मतलब है हमने 8 लोग, 4 4 1 के लिए, तो फिर 2 सर्कल्स ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे। लाइकवाइज वो आप कहता है आगे के ऑरेंज के लिए। देखिए ऑरेंज के लिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग का मतलब है कि एक फुल सर्कल बनेगा। और बच्चों क्या ख्याल है कि एक आपको इधर से बच्चों कुछ इस तरह से एक क्वाड्रेंट नहीं बनाएंगे हम, क्या ख्याल। तो एक क्वार्टर बनेगा, तो एक फुल सर्कल बनेगा और एक उस सर्कल का 1/4 हिस्सा बनेगा। समझिए, देखिए ना, सर्कल ये फुल सर्कल ये बन गया, तो इसका 1/4 हिस्सा यानी एक हिस्सा इसका सिर्फ आपने ड्रॉ करना है, ये वाला, सिर्फ इसका ये वाला एक हिस्सा आप ड्रॉ कर दो। क्लियर हो गया। तो बस इस तरह करना। अब वो कहता है कि आपने मोड लिखना है। मोड इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर। तो जरा बताओ इन सारों में मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन है। ठीक है, मोस्ट अकरिंग डिजिट यानी सबसे ज्यादा ये 12 है। लेकिन मुझे ये बताओ, इस डैश में इसका जवाब क्या लिखेंगे, मोड कौन है इस डाटा का। क्या क्या बच्चों 12 लिखेंगे या बनाना लिखेंगे, जवाब दीजिए। 12 लिखूं जवाब में या बनाना। यस। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो ना, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनको एप्पल फ्लेवर पसंद है, फिर 12 ऐसे लोग हैं जिनको बनाना पसंद है, 5 लोग ऐसे हैं हु लाइक ऑरेंज, एंड 7 पीपल आर सच हु लाइक मेलन। तो मुझे ये बताइए कि फिर इस हिसाब से ये जो मोड होगा वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो रिस्पांस है, बनाना का रिस्पांस इसका सही जवाब होगा। तो बनाना इज द मोस्ट अकरिंग फ्रूट। तो जरा ये देख लेते हैं जी जवाब, कि देखिए इस टेबल की फिलिंग में देखो, यहाँ पे आपको 8 12 5 7 है, हमारा भी वही आ रहा है। एप्पल के 2 सर्कल्स बनाने और ऑरेंज का फुल सर्कल और एक क्वार्टर सर्कल साथ यूं बनेगा। ठीक है। ये 2022 का पर्चा है जी। बाकी 21 20 2019 2018 ये सारे ईयरलीज P1s के अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। इस क्लास के बाद बेशक आप अगर उसको मजीद दोबारा कंसल्ट करना चाहो तो किया जा सकता। जी सही। चलिए अब आइए जरा नेक्स्ट में। तो और देखो अगला जवाब जो था वो बनाना था। तो 12। अच्छा वैसे कितने लोगों ने इसमें 12 लिख दिया था वैसे, ऑनेस्टली हाउ मेनी ऑफ यू रोट 12 इस बनाना के बजाय। तो देखिए केरला से एक मार्क कट गया आपको। 12 का आंसर नहीं है बच्चों, यहाँ पे बनाना जवाब था जिसका आंसर लिखना था। तो देखिए काफी सारे लोगों की गलती निकल आई। तो इस तरह ना आसान आसान एक एक मार्क टाइप चीजों को जरा आपने सेव आउट करना है। देखिए वो कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स वर ईच आस्क्ड देयर फेवरेट फ्रूट।
कहता है ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स था, दे वर ईच आस्क्ड देयर फेवरेट फ्रूट, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। देखिए फ्रूट जो था यानी एप्पल पसंद करने वाले 20 लोग थे, बनाना पसंद करने वाले 25 लोग थे, एंड ऑरेंज पसंद करने वाले टोटल 15 लोग थे। नाउ टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास। तो इफ यू काउंट, तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास ये काउंट में टोटल इधर 60 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं कि नहीं। तो इफ यू टोटल ऑल दीज, तो सी दिस 20 plus 25 is 45, 45 plus 15 is definitely 60 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स थे इस वक्त इस सर्वे में, देयर वर 60 स्टूडेंट्स। नाउ सी इट सेज के आपने कंप्लीट करना है द पाई चार्ट टू शो द रिजल्ट्स। तो देखिए ये भी चीज मैंने आपको करवाई हुई है, एग्जैक्ट कट कॉपी। तो इस ईयरली का मकसद और इससे आगे भी जितने हम करेंगे उनका मकसद सिर्फ कोर्स वर्क रिविजन होगी एक तरह से। तो आपको सवालों पे खुद सोचना भी सीखना है, जैसे हम कोर्स वर्क के दौरान सीखते रहे FAQs के जरिए। तो इधर भी आपको वही काम करना है। तो अब देखिए कहता है कि कंप्लीट करो पाई चार्ट। देखिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि पाई चार्ट को कंप्लीट करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू डू इज कि आपको इन सारों का जो एंगल है, देखिए पाई चार्ट को हमने कंप्लीट करना है तो एक प्रॉपर पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इनके ये एंगल्स मालूम होने चाहिए। अब इधर देखो एप्पल का उसने ये जो 20 लोग थे उसका सेक्टर उसने पहले से बना के रखा हुआ। सी एप्पल का सेक्टर उसने पहले से ये सारे का सारा बना के रखा। हम जरा सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैसे किया होगा उसने। देखिए टोटल 60 स्टूडेंट्स का सर्वे चल रहा था, तो आपको पता है ना कि ये टोटल 60 स्टूडेंट्स जो है उस पूरे के पूरे पाई चार्ट का जो 360 डिग्री एंगल है उसके इक्वल नहीं होगा। तो हमें यूनिटरी स्टैंडर्ड यहां मिल गया कि देखिए अगर 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो 360 डिग्रीज के एंगल के बराबर है, तो एप्पल का ये जो 20 एप्पल को पसंद करने वाले 20 बच्चे थे, ये 20 स्टूडेंट्स का कितने डिग्री एंगल होगा ये ऑल्दो बना हुआ है, बट हम सिर्फ एक क्विक सा चेक इसको यहाँ पे करें। तो देखिए ये जो एम्प्टी स्पेसेस आपको यहाँ दी हुई हैं, आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग करनी चाहिए। चलिए मैं बल्कि इधर सीक्वेंस में चलता हूँ, तो यहाँ से कर लेता हूँ कि जी अगर 60 स्टूडेंट्स को 360 डिग्री से दिखाया जा रहा है, तो एप्पल के ये 20 स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए ये 20 स्टूडेंट्स जो हैं ये इक्वल टू x डिग्री होगा। तो x को क्रॉस करेंगे तो ये 60x इक्वल टू 20 इंटू 360 डिग्रीज आ जाए। तो x विल बी 20 इंटू 360 अपॉन 60। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 360 अपॉन 60। तो दिस विल बी 0 से 0 गया तो ये 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स। ठीक है जी। अब देखिए ये आपको याद है ये बातें बताई थी कि जब एक सिंगल फ्रैक्शन हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो फिर आप इनको और न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को काट सकते हैं। तो 0 तो यहाँ से कैंसल्स विद दिस 0। ठीक है जी। और ये 2 1 टाइम्स हो गया और ये 2 3 टाइम्स 6 हो गया। आई होप ये कटिंग GCE के P1 के लिए बच्चों ये कटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर देखिए ये 3 1 टाइम्स और इसके साथ 3 1 टाइम्स 3 2s आर एंड 3 0s आर। तो ये आपके पास एंगल आ गया 120 डिग्रीज। तो चलिए हम यहाँ पे इसके साथ लिखते जाएंगे कि इसका एंगल 120 डिग्रीज आ गया। अब जरा आप बाकियों को ड्रॉ करने के लिए इस बनाना का एंगल भी जरा फाइंड कर लीजिए। तो देखिए ये आ रहा है आपके पास, अगर 60 स्टूडेंट्स जो थे, स्टैंडर्ड वही बनता जाएगा। अगर 60 स्टूडेंट्स 360 डिग्रीज है तो बनाना का ये 25 बनाना के ये 25 स्टूडेंट्स फिर कितने एंगल के बराबर होंगे। तो ये x डिग्रीज आ जाएगा ऐसे करके। तो क्रॉस करेंगे तो दिस विल बी 60x and that will be equal to 25 into 360 and x will be 25 into 360 upon 60 ऐसे आ जाए। अब देखिए यहां से ये 0 से 0 कैंसिल कर दें और 6 1 टाइम्स एंड 6 6 टाइम्स। तो अब ये आएगा 25 into 6। तो 25 इंटू 6 को आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, ऐसे करके देख लीजिए। तो 6 5 टाइम्स 30। ठीक है जी। 6 2s आर 12, 12 प्लस 3 इज 15। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन ना यार इस तरह की साइड वाइज वर्किंग को 2 बार जरूर चेक कर लिया करें। 6 5s आर 30 है, 6 2s आर 12 और प्लस 3 15 हो गया। तो बस ये इसमें एक एहतियात आपकी है
तो इसका मतलब है ये आएगा आपके पास 150 डिग्री का एंगल। तो देखिए बनाना के लिए ये 150 डिग्रीज का एंगल है। अच्छा बच्चों, देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही वर्किंग करनी थी कि यहां से बस आपने जब इस बनाना का एंगल निकाल लिया 150 डिग्रीज, तो दिस वाज इनफ। देखिए हमें एप्पल का भी ये एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैं वैसे आपको जरा वर्किंग करके दिखा रहा था कि हमें इस एप्पल को भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको डायरेक्ट, देखिए एप्पल का तो यहाँ पे उसने बना के दिया हुआ, आप सिर्फ ये चेक कर लो कि ये एंगल वाकई में 120 डिग्रीज के इक्वल आता है कि नहीं। तो इसमें डी को कैसे प्लेस करना था, आपने देखिए डी को इसमें ऐसे प्लेस करना था कि आप डी को ऐसे रखते, ठीक है, डी को यहां से इस तरह से आप ले आते, इस तरह से कि इस सेंट्रल डॉट पे डॉट रखते और इस लाइन पे लाइन को छुपाते, तो बस यहां से आपने डी को ऐसे प्लेस करना। सी यू हैव टू कीप द डी लाइक दिस। तो डी को जब आप ऐसे रखोगे तो जिस लाइन को छुपाया हुआ है वहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120, सपोज 120, तो ये वाकई में आपके पास 120 डिग्री एंगल आता। आप बेशक इसको इधर से मेजर करके चेक करके देख सकते थे। तो ये एंगल तो हमारे पास 120 डिग्रीज, वो एप्पल का एंगल जो ऑलरेडी उसने ड्रॉ किया हुआ था, आपने सिर्फ चेक करना था कि कितना आता, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन। आपने देखिए इस सवाल में एक्चुअली सिर्फ इस बनाना का, देखिए बनाना का जो एंगल है वो ढूंढना था, और तीसरा जो ऑरेंज का खुद ब खुद सेक्टर रिमेनिंग बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना था कि 60 स्टूडेंट्स अगर 360 डिग्रीज है टोटल, तो फिर ये जो बनाना के 25 स्टूडेंट्स हैं ये कितना डिग्री एंगल होगा। तो हमने क्रॉस करके सिर्फ इतनी वर्किंग दिखानी है 150 डिग्रीज। और अब आपने इस एप्पल के साथ देखिए अगली ही लाइन में, अब देखिए कंसिडरिंग दिस एज द बेस लाइन, यानी देखो ना जब एक एप्पल का एंगल यहाँ से, आपने ये पूरा पाई चार्ट बनाना सिखाया हुआ है मैंने, ये यूट्यूब लेक्चर्स में भी स्टेटिस्टिक्स जो दिया हुआ है उसमें होगा कि एप्पल के साथ अब ये उसकी फिनिशिंग अगर लाइन है तो अब अगले सेक्टर की यही स्टार्टिंग लाइन होगी। तो आप इधर डी का वो डॉट रख के और लाइन पे इस वाली की लाइन लगा के अब डी को आपने यहाँ से प्लेस करना है इस तरह से। देखिए डी को आपने इस डिजाइन में यहाँ पे यूं रखना था ऐसे करके, ठीक है, कि डी को आप ऐसे प्लेस करें यहां से यूं कि आपका डॉट पे डॉट आए और लाइन पे लाइन ऐसी छुप जाए। तो ये सब बातें तो उम्मीद है सिखा चुका हूं। और अब आपने कितने डिग्री का एंगल मेजर आउट करना है, 115 डिग्रीज। तो देखो बच्चों ये डॉट पे डॉट आपने रख दिया डी के और लाइन पे ये लाइन एग्जैक्टली छुपा ली, तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100, 140, 150, सपोज 150 इधर आता, यहाँ पे आपने शार्प उस 150 का निशान लगाया और इधर से आपने अब क्या कर देना है कि वो 150 डिग्रीज का निशान लगा के आपने यहाँ से एक लाइन इस तरह से यूं जोड़ देनी। तो दिस एंगल इनसाइड विल बी 150 डिग्रीज। तो अब डी ज़ाहिर हट जाएगी, तो ये 150 डिग्री एंगल आ जाएगा। और इसमें हम लेबल करना नहीं भूलेंगे कि ये बनाना लाइक करने वाले लोग। और बच्चों अब ये जो तीसरा एंगल बचेगा ना, खुद ब खुद ये ऑरेंज के वो 15 लोग, आप बेशक इसको अब अगर आप जानना चाहते हो, उसने कहा था ना कंप्लीट करो, तो कंप्लीशन का तो यही मतलब है कि हमें यहाँ पे नहीं, सॉरी, बल्कि देखिए इस एप्पल का एंगल मेजर आउट करके आपको यहाँ पे 120 लिखने से पहले इसको जाहिर है यहाँ कंफर्म भी करना था। तो ये वर्किंग जाहिर है हमें दिखानी पड़ेगी फॉर ऑल 3, ठीक है जी, क्योंकि कंप्लीट पूरा करने को कहा है ना। तो वो तो तरीका आपने अब सीख लिया हुआ है। वही इसी तरह के 60 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 360 डिग्रीज हैं, तो ये एप्पल के 20 बच्चे जो लाइक करने वाले हैं ये कितने डिग्रीज होंगे। तो इसका हमने एंगल निकाल लिया था 120 डिग्रीज। तो वो सिर्फ इधर ना हमें चूंकि लेबल करना था, तो वो वैल्यू जरूर थी इसको लेबल करने की। अच्छा बच्चों, अब जब आपके पास देखिए 3 ही तो टोटल फ्रूट्स है ना जिन पे बच्चे लाइकिंग शो कर रहे हैं, तो आपके पास अगर एप्पल 120 डिग्री पोजेस कर रहा है और बनाना 150 डिग्रीज कर रहा है, तो ये तीसरा एंगल तो जो ऑरेंजेस का था, अब बजाय इसके कि अब यूनिटरी लगाओगे तो भी वही बात है कि देखिए अगर 60 स्टूडेंट्स इक्वल टू 360 डिग्रीज हैं, तो ये ऑरेंज के 15 लोग
अगर हम इधर से देखें कि ये ऑरेंज के 15 लोग, तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। मैं आपको जरा साथ साथ ना शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ कि आप उस तरह भी कर सकते थे, किसी 60x इक्वल टू 15 इंटू 360, फिर x वुड बी 15 इंटू 360 अपॉन 60। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 1 टाइम्स, 6 6 टाइम्स, तो 15 6 टाइम्स। अब या तो ऐसे कर लो कि 6 5 30, 6 1 6, और ये 90 डिग्री आ गया। अब या तो आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मार्क कर दें, ठीक है जी, तो ये खुद ब खुद तीसरा एंगल जो बचेगा, मैंने तो देखिए एक रफ सा वर्किंग किया ना आपके लिए, तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिख के इसको ऑरेंज का टाइटल दे देना था। लेकिन आप चाहते तो आप इस तरीके के बजाय यहाँ पे एक ये मेथड भी कर सकते थे कि पूरे 360 डिग्रीज में से मैं ये वाला 120 और 150 माइनस कर देता, तो भी तो देखिए ये जवाब एंगल थर्ड वाले का निकल आता। तो 360 में से आप 120 और 150 ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप कैसे माइनस करेंगे कि सबसे पहले 360 में से हम 120 ये एप्पल वाला माइनस करते हैं, फिर जो जवाब आएगा उसमें से अनदर 150 कर दें। तो ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2। अब 240 में से 150 माइनस करना है, तो 240 माइनस 150 करेंगे तो ये क्या आएगा। अब देखिए ये इसमें से यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, किसी ये तो 0 आ जाएगा ऐसे। अब 4 में से ये नहीं हो सकता, तो ये 14 माइनस 5 इज 9 एंड 1 माइनस 1 इज 0। दिस मीन्स कि ये ऑरेंज का जो एंगल आपके पास आएगा वो खुद ब खुद ही, देखिए अब आपको एंगल सिर्फ चेक करना है तो मर्जी है, लेकिन ये 120 डिग्रीज, ये 150 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज। तो आप इस तरह से भी इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके बता सकते थे कि ये एंगल ऐसे आएगा। तो इन द फर्स्ट प्लेस आपको सिर्फ ये एप्पल का एंगल चेक करना था कि अगर 60, ये वर्किंग भी यहाँ दिखा देते तो अच्छा था, 60 अगर इक्वल टू स्टूडेंट्स 360 डिग्रीज के हैं, तो फिर ये एप्पल के 20 बच्चे, इनका कितने डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ से जब वो क्रॉस करके हमने स्टार्ट में निकाला था 120 डिग्रीज, तो वो हमने यहाँ पे 120 का ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ डी से चेक कर लेते। और फिर आपने बनाना के लिए किया कि अगेन 60 स्टूडेंट्स अगर 360 डिग्रीज हैं, तो बनाना के ये 25 स्टूडेंट्स कितने डिग्रीज होंगे, वो कटिंग वटिंग सीख लें। देखें अब इसमें विदाउट कैलकुलेटर सेशन भर हम इतनी मॉक्स और टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं कि अब ये चीज़ें आपको बड़ी पक्की आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास 150 डिग्रीज उस बनाना का एंगल आ गया था। तो आपने उसको बेसलाइन मानते हुए यहाँ पे डी को यूं प्लेस किया कि डॉट पे डॉट, लाइन पे लाइन, और इधर से 0 120 150 इधर तक ला के फिर यहाँ से एक लाइन लगाई, तो ये बनाना का सेक्टर आ गया। और रिमेनिंग तीसरा सेक्टर ऑटोमेटिकली ऑरेंज का ही था, सिर्फ उसका जो है ना एंगल नाप के आपने मेजर करके लिख लेना था, या फिर इस वैल्यू से कैलकुलेट करके लिख लेना था। दिस इज हाउ यू हैड टू कंप्लीट। थोड़ी सी वर्किंग का पेस तेज रखिएगा, मेरा मकसद बेसिकली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना है, इसलिए मैं ये पूरी पूरी बातें ऑल्टरनेट मेथड्स के साथ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है जी, a group of office workers are each asked to record the distance d kilometers they travel to work. The results for some of their journeys are shown in the histogram. लाजमन बच्चों IGCSE वाले ईयरलीज भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी बिल्कुल इसी तरह के सवाल आए हुए हैं, तो उनसे भी आपको बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस और रिविजन मिलती रहे। तो बेसिकली ये मैथ्स में तो जितने भी क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग हो, जो उसमें मैंने आई थिंक 3-4 आईजी के पेपर 1 डिस्कस किए थे, एक हमने पेपर 2 डिस्कस किए डिटेल में। तो मकसद उसका पूरे कोर्स को रिवाइज करना था, तो वो समझो कि 5 दफा हमने पेपर से पहले कोर्स रिवाइज किया। तो सवाल तो फिर भी आईजी वालों से आप अगर पूछेंगे तो दे विल टेल यू के क्वेश्चंस डाटा फॉर्मेशन सिचुएशन नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस उसकी लिख के हुई भी थी, तो फिर काफी हद तक वो बेहतर होता है इंसान को। यही चीज आपने इधर भी करनी। तो जीसीई वाले स्टूडेंट्स भी आईजी वाले ईयरली को लाजमन एक दफा देख लीजिएगा, वो 1.5 स्पीड या 2 स्पीड पे लगाकर मैंने फुल डिटेल डिस्कशन उसमें भी चीजों की हुई, ठीक है। अच्छा अब देखिए कहता है कि हमें उसने एक सिचुएशन दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। आपको याद है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला था
बच्चों वो क्या फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। आप सबको देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ये फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब वैसे चलो देखते हैं आगे वो क्या कहता है। देखिए ही सेज इन द क्वेश्चन, कहता है देयर वर 20 वर्कर्स इन द 0 to 5 वाला ग्रुप, यानी देखें जिनका डिस्टेंस 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 5 था, इस ग्रुप में 20 वर्कर्स थे। ये 20 तो बेसिकली इसका फ्रीक्वेंसी है ना, और ये 0 to 5 के जरिए हम इसकी क्लास विड्थ निकाल सकते हैं कि देखिए अगर एक ग्रुप 0 to 5 है तो इसकी जो क्लास विड्थ है वो आपके पास बनेगी 5। क्लास विड्थ याद है, आप अपर वैल्यू में से ये लोअर वैल्यू जो है वो माइनस करते हो, तो अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू आपने माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह करके 5 माइनस द जीरोस। अच्छा, अब सवाल ये था कि जब ये डी आपको दिया हुआ है 5 माइनस द जीरो, तो क्लास विड्थ आपके पास आ रही है इसकी 5। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, कहता है देयर वर 12 वर्कर्स इन द D20 to 40 ग्रुप। कहता है देयर वर 12 वर्कर्स इन द D20 to 40 वाला ग्रुप। अब हमने ये करना है कि 12 वर्कर्स थे इस D20 to 40 वाले ग्रुप में, तो वो कह रहे हैं कि आपने कंप्लीट करना है इस हिस्टोग्राम। देखिए बच्चों बात बड़ी सीधी सी है कि आप ये देखिए कि जरा ये 0 to 5 वाला ग्रुप जो है बेसिकली है कौन सा। देखिए 0 to 5 वाला ग्रुप वो इसको कह रहा है कि जो 0 to 5 वाला डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए ये जो इनका क्लास विड्थ है, याद रखिएगा कि ये जो 0 to 5 का इनका रेंज ये बनता है, ये इनकी क्लास विड्थ हुआ करती है 5, और इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप देखिए कहां तक ये राइज हुआ। देखो इस ग्रुप की अगर आप देखें तो 0 to 5 वाला बार हिस्टोग्राम में ये वाला बनता है। तो ये जो बार आपका ये इसने बनाकर दिया हुआ है, इसमें उसने देखिए आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी 4 आ रही है और क्लास विड्थ इसकी 5 है। तो वैसे भी हम चेक कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर इसकी 4 बताई हुई है तो फ्रीक्वेंसी कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई में फ्रीक्वेंसी इसकी 20 आनी चाहिए या नहीं, जस्ट चेकिंग। तो क्लास विड्थ इसकी कितनी है आपके पास, ये 5 है। तो वाकई में गौर करो, जब फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे तो ये 4 into 5 यानी आपके पास 20 ही की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही। तो देखिए ये वही 20 वर्कर्स जो आ रहे थे जवाब में वो ये। अच्छा वैसे ना आप लोग जस्ट फॉर रिकॉर्ड ये 20 की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इन बार्स के अंदर लिख सकते हो, लेकिन चलो फिलहाल हम ऐसे ही रहने दो। तो ये बात बच्चों क्लियर हुई। अच्छा, अब वो कहता है देयर वर 12 वर्कर्स, तो यानी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, देयर वर 12 वर्कर्स इन दिस ग्रुप। तो बच्चों आप गौर कीजिए कि फ्रीक्वेंसी ये जो 12 वर्कर्स बताए हुए हैं, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई ना 12। इस क्लास की विड्थ कितनी है, देखिए ये 20 से 40 तक क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू, तो 40 माइनस 20 इसकी क्लास विड्थ 20 आएगी। 40 माइनस, देखिए इस 40 में से इस 20 को माइनस कर तो क्लास विड्थ 20 आ गई। तो कंप्लीट द हिस्टोग्राम की खातिर सबसे पहले तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तलाश करनी पड़ेगी कि नहीं। तो अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तलाश करनी है तो उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। बच्चों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढनी है तो फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है हमारे पास 12 और क्लास विड्थ थी 20। तो 12 अपॉन 20 जो है इसको कट करके देखते हैं, कैलकुलेटर चूंकि हमारे पास नहीं होगा, तो 2 6 टाइम्स और 2 10 टाइम्स। तो देखिए 6 अपॉन 10 बेसिकली कितना बनता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 6 अपॉन 10 है तो आप इसे 0.6 ही रहने दो। याद है 6 अपॉन 10 को तो डायरेक्टली हम 0.6 लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब इस 20 to 40 वाले का बार बनाना है हिस्टोग्राम पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.6 है। तो देखिए 20 to 40 हमने जाना है, तो देखिए यहाँ 20 से लेके 40 तक हमने यहाँ तक जाना है। 20 इधर है, 40 इधर है,
और आपने 0.6 का राइज देना। जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि आपको ये जो एक्सिस दी हुई है इस पे हर निशान कितने के बराबर है। सी ये 5 निशान है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 निशान रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो देखिए 5 डिविजन्स अगर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक छोटा निशान फिर x को करेगा तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5, तो ये आएगा 0.2। अच्छा ये काम आप ओरली भी कर सकते थे कि अगर आपको दिख रहा है कि एक निशान 0.2 है, ये 0.4 0.6 0.8 और 1 फिटिंग सही बैठ रही है, तो हमने तो 0.6 राइज देना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 20 से 40 वाले बार की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.6 है, तो आपने 0.6 के लिए यहां से देखिए इधर से आपने जाना है तो 0.6 तक आपने ऐसे एक राइज देना था और इस तरह से आपने बच्चों इसको ये कंप्लीट करना। तो देखिए हमारे पास ये 20 से 40 तक जा रही है और ये 0.2 0.4 0.6, तो 0.6 तक आपने ऐसे करके इसको यूं राइज दे दी। तो अब मुझे ये बताइए कि इसको शेड जैसे बाकी उसने नहीं किए तो आप भी मत करें। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी हुई है कि देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी ना वो हमने इस जगह पे 0.6 जितनी ही ली है, तो 0.6 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के सामने जाकर आपका वो आ रहा है, तो इसको खैर इधर मेंशन करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको बना सकते, लेकिन ये वर्किंग प्रॉपरली आपने यूं शो करना। अब जरा बच्चों देखिए इसने जो अगले पार्ट में कहा है, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स टू वर्क। कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स टू वर्क। तो अब आपने वो परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स ढूंढना है जिन्होंने मोर देन 20 किलोमीटर्स टू वर्क ट्रैवल किया। तो बच्चों सबसे पहला काम आप ये देखिए कि देखो ये 3 मार्क का पार्ट, आप पहले तो देखिए परसेंटेज में हमें टोटल वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना। क्या हम सबसे पहले स्टेप 1 में इसके टोटल वर्कर्स ना निकाल लें कि इस पूरे डाटा में टोटल वर्कर्स हैं कितने। तो आप लोग जाकर देखिए कि देखो इसमें पहले में तो अब जिधर टाइम देखिए बच सकता है हम बचाएंगे कि देखो हमारे ये जो 0 to 5 वाले ग्रुप में टोटल वर्कर्स थे 20। ये जो 0 to 5 वाले ग्रुप में 20 वर्कर्स ये थे, ठीक है जी। और आखिर में 12 वर्कर्स थे 20 to 40 वाले ग्रुप में। तो 12 वर्कर्स मैं यहाँ पे जरा इनके अंदर ना वैसे थोड़ी देर के लिए फिल कर लेता। 12 वर्कर्स ये थे। हमें अब सिर्फ बच्चों ढूंढने हैं कि कितने वर्कर्स इस ग्रुप में लाई कर रहे थे और कितने वर्कर्स इस ग्रुप में लाई कर रहे थे, तो फिर इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल वर्कर्स निकल आएंगे। अब हम यूं कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ये दिया हुआ है साइड पे जगह दी हुई है, वैसे तो इधर भी देयर इज एम्पल स्पेस नीचे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि देखिए अब इस वाले बार का बच्चों जरा गौर से देखिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है 6। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 दी हुई है और इसकी जो क्लास विड्थ है 5 से 10 तक 10-5 यानी 5 की विड्थ बनती है। तो मैं यूं कर लेता हूं कि मैं इधर ना जरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उस बार की 6 थी, एक दफा दोबारा दिखा देता हूं आपको। इस बार की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है और क्लास विड्थ इसकी 5 से 10 तक यानी 5 है। तो आपने 6 लिख दिया और फ्रीक्वेंसी आपने f लिख दिया और क्लास विड्थ आपने लिख दी 5। तो ये यहां से मल्टीप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी 6 5 टाइम्स, ये आ जाएगी आपके पास 30 ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 निकल आई। अब गौर कीजिए कि इसका मतलब है कि इस जोन में 30 वर्कर्स थे। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज ना मैं अंदर यहां लिख रहा हूं निकाल। अब इस वाले का देखो जरा कि इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, ये 1.8 है। देखो हर निशान 0.2 था ना, तो ये 1 है, ये 1.2, ये 1.4, ये 1.6, ये 1.8। देखिए इसका जो बार का मैक्सिमम ऊंचाई है वो 1.8 तक जा रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.8 है
तो मैं दोबारा से यहां लगाता हूं, इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसकी 1.8 है, फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है कि कितने वर्कर्स थे उसमें, और इसकी क्लास विड्थ देखिए वो 10 से 20, यानी 20 माइनस 10, तो ये 10 की फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ बनती है। तो आप क्लास विड्थ की जगह 10 लिख देंगे। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 10 आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 18 की। इसका मतलब है 18 वर्कर्स इस कैटेगरी के थे। तो बच्चों गौर कीजिए कि अब आपके पास देख रहे हो कि इस इलाके में ये 20 वर्कर्स थे, इसमें 30 वर्कर्स थे, इसमें 18 और इसमें 12। ये 12 तो पहले के दिए हुए थे, ये देखो ये 20 पहले के दिए हुए थे और ये 12 वर्कर्स 20 to 40 वाले में थे। इन दोनों के हमने निकाल के लिख दिए। तो टोटल वर्कर्स जो अब हमने ढूंढने हैं वो ये 20 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 12। तो देखिए 20 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 12, तो ये टोटल वर्कर्स कितने आ गए, जरा इनका टोटल करते हैं। देखिए 20 प्लस 30 तो 50 है, 50 प्लस 18 जो है 68 है, और 68 प्लस 12 ये बनते हैं 80। तो आप बेशक इसको यूं करके देख लीजिए, इसका मतलब है कि टोटल इस डाटा में 80 वर्कर्स का हमने सर्वे किया। बट हमने बच्चों क्या ढूंढना था, हमने ढूंढना था द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स टू वर्क। जरा आप देखिए, मोर देन 20 किलोमीटर्स जो है वो ये वाला इलाका बनता है। मोर देन 20 किलोमीटर्स में 12 वर्कर्स ऐसे थे हु आर, यानी आउट ऑफ 80 वर्कर्स 12 वर्कर्स ऐसे थे बच्चों जो कि 20 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर रहे हैं। मोर देन बोला था, हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स। तो परसेंटेज निकालने का अब एक तरीका तो ये है कि देखिए जो मोर देन 12 वाले थे तो आप यूं लिखोगे कि जी 80 वर्कर्स अगर 100% हैं, 80 वर्कर्स अगर 100% हैं, तो ये मोर देन 20 किलोमीटर्स कितने वर्कर्स ने ट्रैवल किया था? मोर देन 20 किलोमीटर्स वाले ये 12 लोग। तो आप सोचिए फिर इस हिसाब से ये 12 वर्कर्स जो थे ये कितना परसेंट यहाँ पे बनाएंगे। तो आप इसको क्रॉस करोगे तो ये बनेगा 80x इज इक्वल टू 12 इंटू 100। तो x आएगा 12 इंटू 100 अपॉन 80। तो ये x निकलेगा कितना हमारे पास, 12 इंटू 100 अपॉन 80। तो ये आपके पास देखिए 0 से 0 गया, और ये 4 2s आर, और ये 4 3s आर, और फिर ये 2 1 टाइम्स, ये 2 5 टाइम्स, तो 3 5s आर इज अ 15। इसका मतलब है कि ये 15% ऐसे वर्कर्स थे who traveled more than 20 kilometers। अच्छा बच्चों, ये 8th वाला सवाल आपके लिए कुछ नया काम नहीं, इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है स्कैटर डायग्राम का। ये एक्चुअली ग्राफिकल पॉइंट्स का प्लॉट करना ही है, बट सिर्फ उसमें आपने एक वो जो बेस्ट फिट लाइन बनानी है, और फिर कोरिलेशन, और फिर उसके बाद आपने जो है उसको किस तरह से उस ग्राफ को यूज करके जवाब निकालने। ये बेसिकली उसका एक छोटा सा एक डेमो है। अच्छा, इसमें ना अब आपको वो एक्चुअली क्या करता है कि वो एक टेबल ही देता है। ये इस तरह का सवाल आ सकता है कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करने को बोले। ये उसने ना ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए, ये सारे जो ये उसने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए हुए उस टेबल ऑफ रिजल्ट्स में से ही। ठीक है, अब जाहिर उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और हाइट है उसने, यानी हाइट को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। और तो इसका असल में जो टेबल होगा ना वो इस तरह का होगा कि मैं चले आपको यहाँ बना देता हूँ। इसका टेबल भी अक्सर उसने दिया होता है कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स तो नहीं, सॉरी, उसने एक्स एक्सिस पे हाइट ली हुई है, हाइट एक्स एक्सिस पे ली हुई है, तो आपको ना वो यहाँ से हाइट दे देगा इस तरह और नंबर ऑफ स्टेप्स इस तरह करके दे देगा। तो ये टेबल ऐसे ना उसने एक टेबल फिल करके दिया होगा। इस वक्त तो इसने ग्राफ खुद ही प्लॉट कर दिया ना, तो इसमें ये एक्स वाई की वैल्यूज होंगी। आपने इनको पॉइंट्स मानकर, देखिए ना, हाइट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और नंबर ऑफ स्टेप्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आपने इससे एक पॉइंट बना के उसको ग्राफ पे ला के प्लॉट करना है, फिर इस दूसरे से एक पॉइंट बना के ग्राफ पे प्लॉट करना है, तीसरे से पॉइंट प्लॉट करना है। जब ये बहुत सारे सीरीज ऑफ पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे
उसने हमें कहा हुआ है, देखिए, द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय 12 पीपल टू वॉक 100 meters वाज रिकॉर्डेड। द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय 12 पीपल टू वॉक 100 meters वाज रिकॉर्डेड। कहता है द स्कैटर डायग्राम शोज द हाइट्स ऑफ दीज पीपल एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स दे टुक। जाहिर है जितनी एक बंदे की हाइट टॉल होगी, उसका स्टेप्स भी, उसका एक स्टेप जो है काफी लंबा होगा, तो वो 100 मीटर का फासला लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में कवर करेगा। एक वैसे जनरल साइंस ही बता रहा हूँ आपको। और जितना हाइट छोटी होती है, जाहिर है टांगे छोटी होंगी, तो फिर उसका जो एक स्टेप की लेंथ है वो थोड़ी होगी, तो फिर उसे 100 मीटर तय करने में ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। तो एक वैसे ट्रेंड बता रहा था जो एक जनरली होनी चाहिए। तो अब इस पे भी देखते हैं, यही बात वो कर रहा है। तो सी इट सेज कि आपने सबसे पहले तो क्या करना है, ये स्कैटर डायग्राम का मतलब है कि इसमें देखिए पॉइंट्स ना ऐसे स्कैटर हुए हैं। ये बेसिकली उसने उस टेबल ऑफ रिजल्ट से पॉइंट्स प्लॉट किए हैं बहुत से। तो ये कोई एक फिक्स ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे, एक लाइन में नहीं लाए कर। तो प्रैक्टिकली रिजल्ट इसी तरह हुआ करते हैं कि वो रिजल्ट उस लाइन में नहीं लाए करते। देखिए अब सबसे पहले तो वो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम। बच्चों स्कैटर डायग्राम में ना इस लफ्ज कोरिलेशन का मतलब ये होता है, सी कोरिलेशन मींस, सिंपली आप इसको फिलहाल ऐसे याद रख लें कि कोरिलेशन मींस जो उनका ग्रेडियंट या एक टिल्ट बनती है ओवरऑल। फिलहाल आप यूं समझ लें कि जैसे कोरिलेशन में आपने ये बताना होता है कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है या नेगेटिव ग्रेडियंट बनेगा। जरा वैसे देखिए ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, डू यू सी ऑल दीज पॉइंट्स गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट लाइक दिस, या डू यू रफली सी देम गोइंग फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट? तो चूंकि ये पॉइंट सारे सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी लाइन का जो ग्रेडियंट होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर इन तमाम पॉइंट्स का कोरिलेशन भी बेसिकली नेगेटिव ही। तो कोरिलेशन पूछे यानी व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज दिस, तो आपने उसमें सिंपली बताना है कि देखिए ये तमाम पॉइंट्स जो हैं एक नेगेटिव ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये यूं आ रहा है, तो ये सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन है, तो इसका ग्रेडियंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर इसका कोरिलेशन भी नेगेटिव हुआ करेगा। तो आपने इस तरह से इसका जवाब बस लिखना है। तो व्हाट टाइप में आपने एक्चुअली यहाँ पे लिखना है कि जी इनका नेगेटिव कोरिलेशन। यानी ये समझ आ गई ना बात कि देखिए अगर पॉइंट्स का ट्रेंड जो है वो ऐसे, इनको मैं अगर जोड़ता एक लाइन से, तो ये सेकंड टू फोर्थ ही बनता ना। तो फिर सेकंड टू फोर्थ अगर ये बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन का ग्रेडियंट जिस तरह का डिस्क्राइब होगा वही कोरिलेशन होगा। अच्छा अगर सपोज ये पॉइंट्स इस तरह पड़े होते ऐसे ऐसे करके, और मैं फिर इनको इस तरह से जोड़ता फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात, तो फिर इसका कोरिलेशन कैसा होता, तब इन पॉइंट्स का कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव होता। ठीक है जी, तो तब इनको हम कहते हैं कि इनका कोरिलेशन पॉजिटिव है। तो आपने इस केस में तो देखिए इफ यू चेक बैक, तो आपका जवाब निकल के आ रहा है नेगेटिव। तो बेसिकली कोरिलेशन आपने ऐसे बनाना। अच्छा अब इसमें एक चीज याद रखो बच्चों के, उसने आपसे सवाल किया है ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी लाइन बनानी है इन पॉइंट्स को जोड़ती हुई कि देखिए मेजॉरिटी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाई करें। तो आपने फुट रूलर पकड़ के ना अब एक दरमियानी रास्ता निकालना है। बेसिकली ये देखना है कि यार आप एक ऐसी लाइन से इन पॉइंट्स को जोड़ो कि एक तो मेजॉरिटी पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करें, और जो पॉइंट्स छूट रहे हैं, जो पॉइंट्स लाइन पे नहीं आ पा रहे, ये ध्यान रखना कि फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन अबव एंड बिलो द लाइन तकरीबन बराबर बराबर रफली होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको वैसे एक मॉडल करके दिखाता हूँ कि क्या ये इनका लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही बन सकती है। ये इसलिए सही लाइन नहीं है बिकॉज देखिए आपने इस लाइन में मेजॉरिटी पॉइंट्स को लाइन से ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा लिया। अगर कोई बच्चा सपोज ऐसे लाइन ड्रॉ करता है तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो उसने तमाम पॉइंट्स को लाइन के ऊपर नीचे इक्वली नहीं फैलाया, एक तरफ ज्यादा फैला दिया। तो हमें एक दरमियानी रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा सी के मेजॉरिटी पॉइंट्स जो है लाइन के ऊपर भी लाए करें। अब देखो मुझे ये लाइन ठीक लग रही है इसलिए कि इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स लाइन से नीचे और 1 2 3 4 पॉइंट्स लाइन से ऊपर हैं। तो रफली आप एक काम यूं कर सकते हो कि अंदाजन देखिए
इस तरह से। तो इसमें ये एक रेंज देता है, मार्क्स इतने नहीं स्ट्रिक्ट वो काटेगा। लेकिन सी इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन, तो देखो अब मैं इसमें रूलर को ना ऐसे एडजस्ट करके देखूंगा कि एक तो मेजॉरिटी पॉइंट्स जो है ना जी वो लाइन के ऊपर आने चाहिए। आई फील दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो यहाँ पे आप बना सकते हो। और इस लाइन को थोड़ा आप एक्सटेंड भी ऐसे इधर से ऐसे कर दें, तो ये एंड टू एंड ग्राफ तक आपने इसको यूं समझो एक्सटेंड कर दिया। तो बच्चों एक तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ लाई करने चाहिए, दे शुड लाई ऑन टॉप ऑफ दैट लाइन। तो देखिए ये सबसे मुझे सूटेबल लाइन इस वक्त बेस्ट फिट की लग रही है। जरा गौर से देखें कि देखो एक तो 1 2 3 और ऑलमोस्ट ये भी इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। और जितने पॉइंट्स वो छोड़ रहा है ना, तो देखिए तकरीबन तकरीबन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये थोड़ा सा ऊपर 5, तो कुछ रफली काम करना है, कोई इतना एग्जैक्ट इसमें ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा। तो आपने ये देखना था कि एक ऐसी लाइन बनानी है थ्रू दीज पॉइंट्स कि एक तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो हैं दे शुड लाई ऑन टॉप ऑफ द लाइन, और जितने पॉइंट्स छूटे हैं वो फिर रफली देखो ये जितने पॉइंट्स छूट रहे हैं वो फिर ऊपर और नीचे इक्वली स्प्रेड हो। तो फुट रूलर से आपने अलाइनमेंट करके इस तरह से आपने जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है। ठीक है जी। तो ये सवाल अक्सर यूं भी आ सकता है कि वो आपको पहले एक टेबल ऑफ रिजल्ट्स दे के यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस से ज़ाहिर आपको जो वैल्यूज दी होती हैं उनको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में इधर प्लॉट करते, और फिर वो एक स्कैटर्ड पॉइंट्स बनते, उनको आपने फिर एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट से जोड़ना होता। ये भी सवाल अक्सर आ जाता है। तो ये एक स्टेटिस्टिक्स का ही बेसिकली पार्ट है छोटा सा, तो चूंकि अभी किया हुआ है इसलिए देखो समझने में इतना मसला नहीं है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो ड्रॉ हो गई जो भी आपकी बेस्ट समझ थी। अब देखो इसका एक मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का देखो मार्क्स स्कीम में जवाब वो कैसा देगा। वो इधर सिर्फ कहेगा कि जी रूल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी वो कहता है एग्जामिनर की समझ पे छोड़ रहा है कि जो है लाइन जो है वो आपकी एक बस अंदाजन ठीक होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए इसने जो अगला सवाल पूछा है, कहता है द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175 cm। द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175 cm। अब देखो जब भी ना वो आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनवा लेगा तो अगले पार्ट में वो उसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को इस्तेमाल करवाने के लिए एक सवाल पूछेगा। यहाँ वो ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175 cm। अब देखो ये हमें उसने उसकी हाइट दी हुई है, और हाइट हमने ली हुई है किस एक्सिस पे, जरा गौर से देखो, एक्स एक्सिस। तो 175 यहाँ कहीं बनता, सी एग्जैक्ट ये लोकेशन 175 की बनती। तो देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। कहता है यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, खुद बता भी रहा, ना भी बोलता तो हम यूज वही करते। यूज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स दे वुड टेक टू वॉक 100 meters। कहता है यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स दे वुड टेक टू वॉक 100 meters। तो कहता है कि बताओ ये जिनकी हाइट 175 cm है, देखिए ना अब हाइट हमें 175 दी हुई है और नंबर ऑफ स्टेप्स वो कह रहा है ढूंढो कितने उनको लेने पड़े उस 100 मीटर का फासला वॉक करने के लिए। तो 100 मीटर तो उसने वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना कि सब ने इतना ही वॉक करना। तो आप ये देखिए बच्चों के इस 175 सेंटीमीटर्स के जो वैल्यू थी, देखिए 175 एग्जैक्टली इधर लाई करता है। गौर कीजिएगा 170 और 180 के एग्जैक्ट दरमियान में, वरना स्केलिंग करना तो अब आपको काफी सिखा दी हुई है कि, सॉरी एक मिनट यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सी 175 के बिल्कुल सामने आपने जाना था, और जहां आपकी वो लाइन बेस्ट फिट से कटती है, तो देखिए मेरा ये एग्जैक्ट यहाँ पे आके इफ आई लुक एट दिस तो ये बनता है। अब देखो 130 से 140 तक 1 2 3 4 5 निशान, क्लोजली देखिए। तो देखो 130 से 140 तक इसमें 1 2 3 4 और 5 निशान। तो आप वही स्केलिंग करोगे ना कि अगर 5 डिविजन्स आर इक्वल टू 130 टू 140 कितना होता है 10। तो 5 डिविजन्स अगर 10 के बराबर है तो एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, x क्रॉस करेंगे तो ये 5x इक्वल टू 10 आएगा, और x इक्वल टू 10/2, सॉरी 10/5 विच इज 2। इसका मतलब है y एक्सिस पे हर निशान, ये वैसे शुरू में लिख लेना चाहिए था कि एक डिवीजन इज फॉर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी एक डिवीजन जो है वो 2 स्टेप्स पे दिखा। तो अब गौर कीजिए कि फिर ये कितना आता है,
सी दिस इज 130, 132, 134, 136, 138, 140। तो ये 138 आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है। तो सी द आंसर फॉर दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 138। तो ना सिर्फ उसको यहाँ मेंशन किया करें, ठीक है, 175 की हाइट को यहाँ भी मेंशन करें। ये आदत डालो बच्चों, जब ये डॉटेड लाइनें दिखाते हो तो ये डॉटेड लाइनें इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नाउ। तो जिनकी हाइट 175 cm थी, हमने उनके सामने ऊपर जाके देखा कि उसके कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 138 स्टेप्स ऐसे करके ये निकला। तो 138 स्टेप्स उन लोगों को उठाने पड़े जिनकी हाइट 75 cm, 175 cm। तो इफ यू लुक बैक तो देखिए उसने एक रेंज दी होगी बैक पे आपको, वेल विद इन द रेंज आप लाई करोगे अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ठीक है। तो उसने कहा देखो जवाब 136 टू 140 आए। अब गौर करो, देखो 136 टू 140 के बिल्कुल दरमियान में लाई करता है 138। ये बड़ी बेस्ट बात होती है कि यार चलो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही फिर बनाया। बहरहाल उसने कहा 136 भी, यानी देखिए 136 टू 140 का मतलब है कि इफ एनी स्टूडेंट इज गेटिंग एन आंसर ऑफ 136, 137, 138, 139 और 140, ये पांचों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। यू कैन आंसर एनी ऑफ दीज। ठीक है जी, तो मेरा इस वक्त 138 आ। देखिए कहता है 13th में कि इन अ स्कूल ऑफ 270 चिल्ड्रन द डिस्टेंस ईच चाइल्ड कैन स्विम वाज रिकॉर्डेड। द डिस्टेंसेस आर समराइज्ड इन द टेबल। ठीक है जी। तो वो कहता है कि इन स्कूल 270 चिल्ड्रन, तो आपको पता है ना कि ये जो अमाउंट दी होती है, शुरू में मैंने बताया था कि ये सिग्मा एफ की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम 270 होगा। अब वो कहता है कि द डिस्टेंस ईच चाइल्ड कैन स्विम वाज रिकॉर्डेड, द डिस्टेंस आर समराइज्ड इन द टेबल। देखो 0 से 100 मीटर्स का फासला, 110 चिल्ड्रन ऐसे थे उन 270 में से जिन्होंने 0 से 100 मीटर्स स्विम किया। 50 बच्चे ऐसे थे who covered a distance of 100 से 200 मीटर्स के दरमियान। 60 बच्चे ऐसे थे who covered a distance of 2 to 500 मीटर्स तक उन्होंने स्विम किया। और 50 बच्चे ऐसे थे who covered 50 to 1000 मीटर्स का डिस्टेंस। तो अब सवाल ये था, गौर कीजिएगा, तो वो कहता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने इनकी निकाल ली। अच्छा, कंप्लीट द टेबल टू शो द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। आप सब जानते हो बच्चों कि हमें इसमें, अब देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर करनी है तो हमें इसमें देखिए काम ये करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिएगा कि इसमें आपने एक टेबल बनाना है विच इज अबाउट, जरा आप देखिएगा एक सेकंड, इसमें हम एक्सटेंशंस कर देते हैं। ठीक है जी, ये तो खैर हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का तो चलो खैर बनाओ, ठीक है। तो अब हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ से इनको ऐसे एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना होता था। याद है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ को। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ये मैंने बहुत दफा रिवाइज करवाया, आपको याद रहना चाहिए। तो आपको क्लास विड्थ पहले ना इसमें देखनी पड़ेगी कि सबकी क्लास विड्थ कैसी है। देखो बच्चों, इस 0 से 100 वाली ग्रुप का क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे कि 100 माइनस 0 करके, तो ये क्लास विड्थ आ जाएगी 100। फिर देखिए इसकी क्लास विड्थ कितनी आती है, 200 माइनस 100 विल बी 100। फिर देखिए कि इसकी क्लास विड्थ कितनी आती है, 200 से 500 तक, ये क्लास विड्थ आती है हमारे पास 300। फिर देखिए कि 500 से 1000 तक क्लास विड्थ कितनी आती है, ये आती है हमारे पास 500। ठीक है, 1000 माइनस 500, तो ये इसका आ जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्लास विड्थ जो हैं वो इक्वल नहीं है। याद है क्लास विड्थ इक्वल ना हो तो फिर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो अब वो आपने टेबल कंप्लीट करना है फॉर 2 मार्क्स। तो देखिए ये P1 है, तो आपने इसमें सिंपली ये करना है, जरा गौर करिएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी तो ये थी ना, ये आपके पास आ रही है 110 फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो 110 अपॉन 100 कितना आता है, ये हम इधर ही से चलें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 110 अपॉन 100, दिस शुड बी इक्वल टू 1.1। ठीक है, आपको ये तरीका तो पता है 1.1 कैसे, 0 से 0 कट जाएगा और 11/10 1.1 होता है। अब इसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय दिस क्लास विड्थ, तो ये 50 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.5।
ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप वैसे इसमें लिख सकते हैं, टेबल फिल यूं ही करना। इसी तरह से आप देखिए ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 है और क्लास विड्थ 300 है, तो 60 अपॉन 300 कितना होता है, यहाँ हम निकाल लेते हैं। 60 अपॉन 300, 0 से 0 गया, 6 1 टाइम्स, 6 5 टाइम्स, तो ये आएगा आपके पास, देखिए 1/5 जो है ये बेसिकली 0.2 होता है। हाँ, ये डिवाइड करके आप चेक कर लें बेशक। और फिर ये आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 है अपॉन क्लास विड्थ 500 है, तो ये 50 अपॉन 500 को हम जब करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, ये 1/10 आएगा, तो ये भी 0.1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बेशक इसकी ये वाली वर्किंग आप अब हटा दीजिए उसमें, तो ये आप साइड पे दिखा सकते हो वैसे तो, ठीक है, इस तरह से इसको बेशक आप, लेकिन वर्किंग चलें आप लिख कर रहने दीजिएगा, बिकॉज ये एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, वो जो अब कहता है कि अब वो कह रहा है कि आपने एस्टिमेट करना है फॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कुड स्विम मोर देन 400 मीटर्स। अच्छा बच्चों, अब ये बड़ी ना एक अजीब सी सिचुएशन है कि आपको वो कह रहा है कि आपने एस्टिमेट करना है वो बच्चों की तादाद जिन्होंने मोर देन 400 मीटर्स जो है वो स्विम किया। अच्छा, मसला ये है कि मोर देन 400 मीटर्स वाले लोग, देखिए इसमें ना आपको एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कुड स्विम मोर देन 400 मीटर्स। बच्चों 400 मीटर्स का तो देखो इधर से इस क्लास से स्टार्ट होने का चांस है ना। देखिए ये क्लास आपकी 200 से 500 मीटर्स जा रही है और ये 500 टू 1000 है। अब मोर देन 400 मीटर्स में ये 50 बच्चे तो आते ही आते हैं, लेकिन वो जो 400 मीटर का फिगर है वो इसके दरमियान में है ना कहीं। देखिए अगर इसका हम हिस्टोग्राम बनाते तो मुझे एक बात बताओ, इसका बार कैसा बनता 200 से 500 तक वाला। देखिए ये जरा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि 200 से 500 तक वाला बार जो है वो कैसे बनता, कि मिसाल दे रहा हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो कितनी आती, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.2 आती इधर, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती और ये इसका नीचे वो होता, ठीक है। और फिर 500 से 1000 वाला जो है वो तो आगे हमारे पास 50 लोग तो वो हैं ही हैं। हमें कंफ्यूजन ये है कि 400 मीटर का फिगर यहाँ कहीं होगा ना। देखिए 400 मीटर का फिगर 200 और 500 से थोड़ा सा आगे दरमियान में कहीं। तो अब अगर ये 400 मीटर से ज्यादा वाले लोग मांग रहे हैं तो क्या खाली इतने पोर्शन की फ्रीक्वेंसी ना निकाल, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी देखो वही है, इस पोर्शन की भी तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये 400 से 500 मीटर वालों की तो वही है ना, 0.2 ही है। तो मैं इधर 0.2 लिख दूंगा और फ्रीक्वेंसी इनकी ढूंढनी है अपॉन 400 से 500 तक क्लास विड्थ कितनी बनती है, 100 की बनती है। तो ये 100 इंटू 0.2 चला जाएगा, तो ये 100 इंटू 0.2 आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इसकी 20 लोग। इसका मतलब है कि 20 लोग तो 400 से 500 वाले थे और 500 से 1000 तक वाले 50 बच्चे ये, तो 20 बच्चे वो और 50 बच्चे ये, तो कुल मिला के कितने हो गए, 70 बच्चे हो गए। तो इसको हमने अगर लिख के करना होता तो हम देखिए इसको यूं थोड़ा सा, हालांकि 1 मार्क के लिए इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वर्किंग, लेकिन चलिए ये 200 से 500 तक हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो दी गई थी, मैं वैसे एक ज़रा अज्यूम कर रहा हूँ कि जी सपोज ये इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसकी 0.2 दी हुई है ऐसे करके, ठीक है। और क्लास विड्थ इसकी बनी हमारे पास टोटल ये 300। खैर इसकी तो हमें नहीं फिलहाल वो चाहिए, लेकिन अब उसने कहा कि कितने बच्चे हैं जो कि 400 मीटर से ज्यादा स्विम कर सकते हैं। तो देखो ना ये 200 से 500 हो गया, 400 का तो सामने फिगर टेबल में नहीं दिया हुआ, तो हमें फिर इधर से इसका वो एक बार रफली बना के, देखिए 400 यहाँ कहीं आएगा, तो मोर देन 400 में तो फिर ये लोग आते हैं। सी दिस इज द बार जो आ रहा है। तो जरा देखिए कि मोर देन 400 में ये वाले लोग कितने हैं, फिर बाकी वो अगले 50 तो मोर देन 400 में है ही है। तो इसमें हमने इतने से बार का, देखिए जब वो करना होगा तो हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखिए हमारे पास 0.2 आ रही है उस पोर्शन की, फ्रीक्वेंसी हमें जाननी है, और क्लास विड्थ कितनी है 400 से 500 तक, 500 माइनस 400 यानी 100 की। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0.2 इंटू 100, तो ये आएगा आपके पास 20 बच्चे तो ये हो गए, ठीक है जी। 20 चिल्ड्रन तो ये हो गए हु आर स्विमिंग मोर देन 400 मीटर्स से 500 के दरमियान, और मोर देन 400 मीटर्स में से तो ये 500 मीटर से ज्यादा वाले भी 50 लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 20
plus the 50, तो कुल मिला के there are 70 such children who are swimming more than 400 meters. उम्मीद है ये आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा। तो सी ये आ गया आपके पास। तो पिछले पार्ट का आंसर देखिए, वो जो टेबल में फिलिंग्स थी 1.1, 0.5 एंड ये आ गया, तो ये एग्जैक्ट आ रहा है, और ये 70 करेक्ट आंसर ओनली, तो आपका भी 70 ही निकल के आ रहा है। ये क्लियर करें बच्चों के ये मैंने क्या किया था, ठीक है। ये देखिए मोर देन 400 मीटर्स में 200 से 500, अब 400 का फिगर बीच में है कहीं, तो मैं उसका अगर वो बना लूं कि देखो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.2 है, 200 से 500 ये जा रहा है, तो 400 वाला से 500 तक वाले ये जो लोग होंगे ये कैसे ढूंढेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो वही 0.2 होगी, क्लास विड्थ इसकी 400 से 500 100 है, तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी पता लग गई कि 400 से 500 मीटर स्विम करने वाले 20 बच्चे ये थे, और फिर 500 से ज्यादा वाले 50 बच्चे वो। तो उसने तो कहा था ना मोर देन 400 मीटर्स, तो मोर देन 400 मीटर्स में तो 20 वो लोग और 50 ये लोग, ये सारे लोग आते, 70 किड्स आउट ऑफ द होल बैच जो है वो यू कर। The masses of 200 beetles were measured. The results are summarized in the cumulative frequency table and part of the cumulative frequency curve is drawn. ठीक है, तो उसने आपको cumulative frequency। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि masses of the 200 beetles दिया हुआ है, तो ये 200 इसका सिग्मा f है ना, 200 जो टोटल बीटल्स हैं उसका ये सिग्मा f है। और आपको याद है कि हमें कैसे पता लगता है कि ये आर्म फ्रीक्वेंसीज गिवन है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? एक तो इसने बताया हुआ, दूसरा वैसे पहचान ये थी कि अगर लास्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी याद है सिग्मा एफ जितनी हो, इसका मतलब है कि ये हमें ऑलरेडी इसने सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो उसने कहा कि आपको पार्ट ऑफ द वो दिखाया हुआ। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखिए जी, आपने अब मास को लिया हुआ है, जरा इधर देखिएगा, मास को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई पे। जरा बच्चों सबसे पहला काम तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर भी एक्स एक्सिस पे भी देख लिया करो, ये एक निशान कितने को रिप्रेजेंट करता है। जब भी प्रॉपर ग्राफ दिया हो तो एक्स और वाई पे एक निशान की वो देख लिया करो। तो जरा हम यहाँ देख लेते हैं पहले कि देखिए एक्स पे तो खैर इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि ये देखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.25, 2.5 इन्हें लोकेट करना इजी होगा, बट वाई पे देख लेते हैं कि देखिए इसमें आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपके पास इधर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निशान है। 10 निशान 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक निशान फिर कितने को करेगा? 5 को करेगा। तो ये बात आप यहाँ लिख लो कि एक निशान वाई पे 5 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब इसकी प्लॉटिंग हम करेंगे तो देखिएगा जरा इधर के 0.5, 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो बन गया 0.5, 0, तो वो तो इधर ऑलरेडी बना हुआ है, देखो 0.5, 0, तो इधर देखिए ये इसके सामने 0 पे यार, तो ये तो इधर ही प्लॉट किया उसको। दूसरा पॉइंट कौन सा था? 1, 25, तो देखिए ये 1 के सामने ये देखिए यहाँ से ये 25 एग्जैक्ट 50 का आधा 25 पे ये इधर आ रहा है, ये पॉइंट सही लगा हुआ। फिर देखिए जरा दूसरा पॉइंट है 1.5 और 75, तो ये आपके पास 1.5, 75 दिया हुआ है। तो 1.5, 75 जो है देखिए 1.5, 1.5, 75 जो है वो यहाँ से आपके पास ये आता है इस तरह करके, ठीक है, ये 75, तो इसका मतलब है ये आ रहा है। फिर इसी तरह 2 और 150 जो है, तो ये 2, 150 जो है ये आपके पास कितना आएगा? अब देखिए जरा 2, 150, तो अब देखिए ये 2 के सामने 150 भी सही प्लॉट हुआ है। ये मैं वैसे आपको चेकिंग करा रहा हूँ कि यार हमने सही सोचा हुआ है या किया हुआ है कि नहीं। अच्छा अब बाकी आपने कंप्लीट करना था, तो मुझे बताएं कि ये 2.25 और 170, तो आपने एक्चुअली इन पॉइंट्स को मेंशन करना था, इधर बाकियों को हमें जरूरत नहीं थी। तो ये 2.25, 170, तो 2.25 किधर आएगा? देखिए अब ये 2.25 आपके पास ये आ रहा है, देखिए ये 2.25 है यहाँ पे, और हमें उसके सामने 170 पे जाना है। तो ईच निशान y पे आपको पता है ना, यहाँ 1 डिविजन वाज इक्वल टू 5,
तो 170 कहाँ पे होना चाहिए? देखो ये आपके पास 150 है, 155, 160, 165, 170, 175, तो हमें 170 तक जाना था। इसका मतलब है कि आप 170 का एग्जैक्ट लोकेशन ये देखोगे। अब जरा मैं वैसे आपको लेवल्स बनाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ये डॉटेड लाइन बनानी नहीं है एक्चुअली। ये देखिए ये 2.25, तो इनके लेवल्स छोटे से आप देख के वाइल प्लॉटिंग, ये पॉइंट आएगा इस जगह पे, ठीक है जी। तो आप ये वाला मिटा दें बेशक, ये तो वैसे ही हमने वो किया। तो 170 ये आ गया। अच्छा, फिर ये आ रहा है आपके पास अगला पॉइंट 2.5 और 185। तो इसका मतलब है कि एक ये 2.5 कॉमा 185 हमने लगाना। तो 2.5 कॉमा 185 किधर आएगा? ओ सॉरी, एक मिनट, ये गलती होगी, पिछले वाले पॉइंट का 2.25 था ना। तो 2.25 तो इनके एग्जैक्ट इधर होगा, 2 और 2.5 के दरमियान, हाँ इधर होना चाहिए। तो ये मैं गलत बना गया था, इसको सॉरी एक दफा करेक्ट कर लेते हैं। ये 2.25 इधर आएगा और 170 इधर आएगा, तो ये बेसिकली आपके पास इस जगह पे ये निशान बनेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लूँगा, ठीक है। ये वो पिछला पॉइंट होगा। अब तो 2.25 और उसमें अब 2.5 और 185। तो अब जरा आप देखिएगा कि हमने 2.5 और 185, तो 2.5 का लेवल तो ये उठेगा, ठीक है जी, और 185 का लेवल कहाँ जाएगा? जरा ये देखिए, ये 170 था ना, तो ये 175, ये 180, 185, ये लेवल बनेगा इसका, ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट, तो थोड़ा सा आपने केयरफुली बस ये पॉइंट प्लॉट कर देना है, फिर इसको ये लेवल्स बेशक अपने लिए ना लिखें, इसको मिटा दें। अब आखिरी था 3 और 200, ये लास्ट पॉइंट है 3 और 200 वाला। ये हम कैसे करेंगे 3, 200 का? तो ये देखिएगा, 3 इधर आ रहा है और 200 इस जगह पे आ रहा है। तो 3 और 200 जो है वो आपके पास ये आ रहा है। इसको यहाँ से अब आप हटा लें। तो और कीजिएगा जी, अब यहाँ तक हमारे पास जो लाइन आ रही है वो आ रही है। अब ये इसको जरा हम करेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का एक स्मूथ कर्व आप कम्युलेटिव का बना लें। नाउ सी वंस यू कंप्लीटेड दिस, तो अब वो कहता है कि यूज द कर्व टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। आपको याद है बच्चों, एक फुल रिकॉल दे देता हूँ। मीडियन का लिए सबसे पहले मीडियन इज Q2 और उसकी हमें पोजीशन तलाश करनी पड़ती है। इधर मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला था हाफ ऑफ सिग्मा एफ, ठीक है। हाफ ऑफ सिग्मा एफ यानी हाफ ऑफ सिग्मा एफ इस वक्त 200 है। देखिए ये हमारे पास सिग्मा एफ इसका टोटल 200 है। तो हाफ ऑफ 200 कितना आता है? इसका मतलब है 100, यानी हमारा पोजिशन है मीडियन 100th पोजिशन पे, ठीक है। 100th पोजिशन पे हमारा मीडियन वो पड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि अब आप 100th पोजिशन पे जाएंगे, देखिएगा जरा गौर से कि 100th पोजिशन पे आप जाकर यहाँ से देखेंगे कि ये नीचे कितनी वैल्यू आ रही, ठीक है जी। तो ये 100th पोजिशन पे आकर इधर हम देखेंगे। अब गौर से देखिए, अब इसकी स्केलिंग आपको शुरू में मैं इसलिए कह रहा था चले हमने छोड़ दी थी, अभी कर लेते हैं। तो देखो यार, ये 10 निशान है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 निशान हैं और 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10 डिविजन्स अगर 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक डिवीजन कितने को करेगा? ये x को करेगा, क्रॉस करेंगे तो ये 10x इक्वल टू 0.5, तो x विल बी 0.5 अपॉन 10, तो ये 0.05 आता है। इसका मतलब है कि हमारा ईच निशान इधर 0.05 आ रहा है। तो गौर कीजिएगा अब कि 0.05 अगर इसमें जवाब आ रहा है, तो हम इसमें यूं कर लेते हैं कि देखिए इसमें अब 100 पोजीशन पे आप देखते हैं कि ये आ रहा है आपके पास 1.5। तो देखिए थोड़ा क्लोज इन करके देखते हैं, ये 1.5 है, ये 1.55,
क्योंकि 0.05 है ना, तो इसमें 0.05 ऐड करते जाओ, ये 1.55 है, 1.6, ये 1.65 और 1.7, ठीक है। तो 1.7 हमारा असल में यहाँ पे मीडियन आएगा, और हम इसको अब इस जवाब में मीडियन को 1.7 देखिए ग्राम्स है। असल में पहले तो मीडियन का पोजीशन ढूंढते हैं हाफ ऑफ सिग्मा एफ से, यानी हाफ ऑफ 200 जो कि 100 पोजीशन आ रही है। फिर आपने क्या करना है कि उस 100 पोजीशन के सामने जाके नीचे देखना है डॉटेड लाइनें लगा के, तो ये असल में आपका मीडियन या जिसको हम Q2 का निशान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने लोअर क्वार्टाइल। अच्छा बच्चों, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं हम एक्चुअली Q1 की पोजीशन। पहले तो Q1 की पोजीशन ढूंढेंगे, वो निकलती है 1/4 ऑफ सिग्मा एफ से, यानी 1/4 ऑफ 200 से, तो ये आएगा 4 1 4 50 जवाब है। इसका मतलब है आपका मीडियन जो है वो, सॉरी लोअर क्वार्टाइल 50th पोजीशन पे पड़ा हुआ। तो आपने क्या करना है कि अब 50th पोजीशन पे जाकर यहाँ से आपने ग्राफ को देखना है कि वो इधर जाके इधर हिट करता है। तो सी इफ यू लुक क्लोजली, तो ये आपके पास देखिए ये आ रहा था 1, ये 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, एग्जैक्ट ये 1.3 जो है इसका लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 आ रहा है। तो इसका 1.3 जो है वो जवाब ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो, वैसे पिछले आंसर्स को जरा मैच अप करते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। तो ये देखिएगा, तो ये आ रहा है आपको, तो करेक्ट कंप्लीशन ऑफ द कर्व, तो पिछले पार्ट का आंसर था कर्व कंप्लीट करने का, तो एक 1.7 एक 1.3, देखिए एग्जैक्ट जवाब अगर आपने सही केयरफुली किया होगा तो आएगा। अब जरा देखिएगा जी, इसमें वो कहता है बच्चों कि कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ बीटल्स दैट हैव अ मास ग्रेटर देन 1.85 ग्राम्स। देखिए मास ग्रेटर देन 1.85, तो आप सबसे पहले तो जाके लोकेट करो कि 1.85 है किधर। देखिए इसके लिए आपको ये करना था कि ये 1.7 है ना, ये 1.75 है, ये 1.8 है, ये 1.85 है। तो एग्जैक्ट लोकेशन 1.85 की जो है वो ये वाली बनती है। सी दिस इज 1.85, उसने कहा ग्रेटर देन 1.85 ग्राम्स, तो आपने 1.85 का एग्जैक्ट लोकेशन देख के ये ऊपर ले गए ऐसे, और इधर जिधर ये कर्व से टच करे इसके बिल्कुल सामने ये आप ले गए ऐसे करके। 1.85 के सामने जरा चेक कीजिए, अब इधर ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस वैल्यू। सी ईच इज 5 के बराबर, तो चेक कर लेते हैं कि ये 100 है, 105, 110, 115, 120, 125। तो आपके पास ये तो 125 आ गया, लेकिन क्या ये जवाब है। उसने कहा कि कितनी बीटल्स का मास ग्रेटर देन 1.85, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बच्चों आपको याद है कि ग्रेटर देन 1.85 तो फिर ये वाला जोन बनता है। तो इस जोन को तो आप देख रहे हो कि कौन सी वाली वैल्यूज कवर कर रही हैं, जरा ये देखिए, उसको तो फिर ये ग्रेटर देन 1.85 को तो फिर ये वाला जोन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये देखिए ना, इधर से हमारे पास ये ग्रेटर देन 1.85 वाले, अगर आप ऊपर जाएं सीधा इसमें, तो यहाँ से ये फिर एक्चुअली इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर वाले लोग हैं। तो आपने 200 में से 125 माइनस करना है टू गेट दीज पीपल ग्रेटर देन। देखो ये 125 तो वो लोग हैं जिनका मास 1.85 है या उससे कम कम। ग्रेटर दैन के लिए तो आपने 1.85 के सामने जाके जो वैल्यू आई है उसे सिग्मा एफ से माइनस करोगे तो ये ग्रेटर दैन वाले लोग मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, 200 माइनस 175 कितना है ये, सॉरी 125, 200 माइनस 175 नहीं है, 125 है, विच इज अल्टीमेटली 75 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 75 ग्राम्स इस तरह का। अब बच्चों देखिए, ये 75 ग्राम्स, तो ये 75 ग्राम्स है, इसका अगर आप जवाब चेक करेंगे तो ये सी इट इज एग्जैक्टली 75 ग्राम्स। तो बच्चों इस तरह से आपने ये सवाल अटेम्प्ट करना था। उम्मीद है आपको ये भी रिकॉल्स मिले अब इस चीज़ से कि कैसे
हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट।